स्वागत है आपका केमिस्ट्री वाले सर पर। आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पॉलीमर्स। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ध्यान से सुनिएगा, नीट में से इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन क्या हुआ इसका ना, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये जो वर्ड हुआ पॉलीमर, ठीक है जी। ये जो पॉलीमर वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? ये जो पोली है इसका मतलब है मेनी, कई सारे। और जो MER वर्ड है इसका मतलब है पार्ट्स और यूनिट्स। ठीक है जी। तो हुआ क्या, कई सारे पार्ट जुड़ने से जब कोई एक स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। और पॉलीमर की अगर हम बात करें तो पॉलीमर्स का मोलिकुलर वेट हाई है। पॉलीमर्स का मोलिकुलर वेट हाई है। पॉलीमर्स आर द सब्सटेंसेस विद वेरी हाई मोलिकुलर मास। ओके, each molecule of which consists of a very large number of simple structural unit joined together in a regular manner। तो हुआ क्या, कई सारी मोनोमर यूनिट्स जब आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करने लगेंगी तो एक सिंगल मोलिक्यूल बनेगा जिसका जो मोलिकुलर वेट है वो हाई होएगा। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहां रिपीटिशन मस्ट है। यहां रिपीटिशन मस्ट है। रिपीट 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 होता जाएगा, तो रिपीटिशन यहां बड़ा जरूरी है। तो कुल मिलाकर द सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच द रिपीटिंग, तो मैंने आपसे क्या बोला कि इसमें रिपीटिशन मस्ट है। स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर ऑब्टेन आर कॉल्ड द मोनोमर्स। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, जब आप मोनोमर्स का पॉलीमर बना रहे हैं तो इसको पूरे प्रोसेस को आप पॉलीमेराइजेशन बोलने वाले हैं। इस प्रोसेस को आप लोग पॉलीमेराइजेशन बोलेंगे, इस प्रोसेस को। ठीक है जी। और जितने भी मोनोमर यूनिट्स इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगी उसको आप डिग्री ऑफ पॉलीमेराइजेशन बोल रहे हो। डिग्री ऑफ पॉलीमेराइजेशन बोल रहे हो। ठीक है जी। इन पॉलीमर मोनोमर्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। जब मोनोमर सिंगल मॉलिक्यूल विद हाई मॉलिक्यूलर वेट बनाएगा तो उसमें जो टाइपो बॉन्ड है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाला है, कोवेलेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आयोनिक कंपाउंड्स का कभी भी आप पॉलीमराइजेशन नहीं करवा सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अब आप देखिए, यहां मेरे पास इथीन है, इसकी n यूनिट्स लगातार 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 जुड़ जुड़कर बीच का पाई बॉन्ड हटाया, रिपीट 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 करते चले गए। अब इसको n टाइम्स रिपीट करें तो इसी को मैंने CH2 एक पाई बॉन्ड हटाकर इस पाई बॉन्ड के दो सिग्मा बॉन्ड बनाकर उसको n टाइम्स लिख दिया है। तो ये मेरे पास पॉलीथीन बन गया है। ये मेरे पास पॉलीथीन बन गया है। पॉलीमराइजेशन में ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच many small molecules in monomer joined together to form a new compound with high molecular mass। तो अगर आप डेफिनेशन लिखने में इंटरेस्टेड हो तो क्या बनेगी जी, प्रोसेस इन विच many small molecules, जिनको आप मोनोमर्स बोल रहे हैं, join together to form a new compound with high molecular weight, जिसकी रेंज 1000 से लेकर 10⁻⁷ U या AMU तक रहेगी। विद और विदाउट द एलिमिनेशन वो मैं आपको डेफिनेशन में सिखाऊंगा। विद और
विदाउट एलिमिनेशन, विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मोलिक्यूल्स। छोटे मोलिक्यूल निकल भी सकते और नहीं भी निकल सकते, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। एक उसी के बिहाफ पे हमारे पास एडिशनल पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। ठीक है जी, वो छोटे मोलिक्यूल पानी का भी हो सकता है, अमोनिया का भी हो सकता है, एल्कोहल का भी हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है जी, डेफिनेशन हमारे पास हो गई है। पॉलीमर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स, बिल्कुल है जी, क्योंकि अगर मैं आपको पॉलीमर लिख के देता हूं और इधर मैं आपको मैक्रोमोलिक्यूल लिख कर देता हूं, मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल में रिपीटिशन मस्ट नहीं है, जो हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़कर आए हैं। इसमें रिपीटेड यूनिट्स का होना मस्ट है, रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट्स एसेंशियल है, और यहां रिपीटिशन मस्ट नहीं है। ठीक है जी, यहां रिपीटिशन यूनिट्स एसेंशियल नहीं है। Polymers are different from macromolecules. Polymers contain repeating structural unit, but macromolecules do not contain repeating structural units. इसीलिए हम कह सकते हैं जितने भी पॉलीमर हैं वो मैक्रो हैं, क्योंकि मोलिकुलर वेट तो ज्यादा है ही, बट जितने मैक्रो हैं वो सारे पॉलीमर्स नहीं हैं। मैक्रो का मतलब है ज्यादा मोलिकुलर वेट। ठीक है जी, लो जी क्लासिफिकेशन की शुरुआत करते हैं। तो क्लासिफिकेशन नंबर जो 1 है, क्लासिफिकेशन नंबर जो 1 है उसका जो बेसिस है वो है सोर्स ऑफ द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का सोर्स क्या है? तो पहले आपके पास नेचुरल पॉलीमर हो गए, फिर आपके पास सेमी नेचुरल हो जाएंगे, फिर आपके पास पूरी तरह से आर्टिफिशियल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अगर मैं नेचुरल की बात करता हूं, अगर मैं नेचुरल पॉलीमर्स की बात कर रहा हूं, तो पॉलीमर्स विच आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड द नेचुरल। तो अलग से लिखने की नीड तो है नहीं। इनके अंदर एग्जाम्पल्स जो आएंगे वो एग्जाम्पल्स आएंगे प्रोटीन्स। ठीक है जी, पॉलीसैकेराइड्स मतलब आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे इसके अंदर, पॉलीसैकेराइड्स इसमें आ जाएंगे। नेचुरल रबर जो इस चैप्टर में हमने पढ़ना ही पढ़ना है, आइसोप्रीन से मिलकर बनता है नेचुरल रबर। फिर उसके बाद रेजिन आ जाएगा इसी के अंदर ही, इसी के अंदर आपके पास गम्स आ जाएंगी। सेलुलोज को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें बीटा डी ग्लूकोज का रिपीटेशन हुआ था बार 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 बार। लीजिए, इसके बाद मैं सेमी सिंथेटिक की तरफ बढ़ूंगा। कुल मिलाकर जो नेचुरल है उसका जो सोर्स रहेगा, नेचुरल का जो सोर्स रहेगा वो या तो आपके पास वेजिटेबल या फिर एनिमल ओरिजिन, एंड हेंस आर टर्म्ड एज अ बायोपॉलीमर्स। नेचुरल को हम लोग कई बार बायोपॉलीमर भी बोल देते हैं। अब सिंथेटिक की बात कर ले, द पॉलीमर्स विच आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय मोनोमर्स इन द लेबोरेटरी। ठीक है जी, और अब इसकी बात करूं तो ये लेबोरेटरी में तैयार हुआ है, इन लेबोरेटरी तैयार हुआ है। दीज पॉलीमर्स इंक्लूड पॉलीथीन, ढेरों लंबी लिस्ट है हमारे पास इसकी। तो इसी के अंदर आपके पास पॉलीथीन भी है, इसी में आपके पास डेक्रोन भी है, इसी में आपके पास आगे जब आप इसको पढ़ेंगे तो नायलॉन 2, नायलॉन 6, इस टाइप के ढेरों मैनमेड, जो मैनमेड आपके पास पॉलीमर्स आएंगे। तो हल्का सा मैं यहाँ करेक्शन लगा दूं कि ये मुझे सिंथेटिक में कैटेगरी मिलेगी, सिंथेटिक कैटेगरी, और जो यहां मिलेगी वो सेमी सिंथेटिक कैटेगरी मिलेगी। जो मैनमेड है वो पूरी तरह से सिंथेटिक हो गए, मैनमेड पूरी तरह से सिंथेटिक हो गए। मैनमेड पूरी तरह से सिंथेटिक मतलब इसको हमने बनाया हुआ लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है जी,
The polymers which are artificially prepared from monomer in the laboratory are called the synthetic. These polymer, वो ढेरों मैंने एग्जांपल आपको बताए हैं. Semi synthetic, these are the derived from naturally occurring polymers by chemical modification. जैसे सेलुलोज का सेलुलोज एसीटोट हो गया, सेलुलेज नाइट्रेट हो गया, ये इसके डेरिवेटिव्स हैं. लीजिए यहां होगा क्या, एक तो आर्टिफिशियल प्लस यहां से आपके पास नेचुरल. तो नेचुरल के अंदर आपने मॉडिफिकेशन कर रखे हैं, modifications in the natural polymers, modifications in the natural polymers. तो इसमें आपके पास सेलुलोज एसीटेट आ गया, सेलुलोज एसीटेट आ गया, नाइट्रोसेलुलोज आ गया. तो ये सेमी सिंथेटिक की कैटेगरी है, मतलब आपने नेचुरल के अंदर ही मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं. तो ये आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आ गए. ठीक है जी. इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं. तब तक अपने दिमाग में लेकर आइए कि सोर्स बेसिस क्लासिफिकेशन जो हुआ, सोर्स बेसिस क्लासिफिकेशन जो हुआ उसके अंदर नेचुरल है, सिंथेटिक है और सेमी सिंथेटिक है. तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास हुआ वो स्ट्रक्चर बेस पे क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चर बेसिस क्लासिफिकेशन. ठीक है जी. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड एज लीनियर पॉलीमर हुए. इन दीज पॉलीमर्स द मोनोमर्स आर joined टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन पॉलीमर, स्ट्रेट चेन पॉलीमर. जबकि ब्रांच के अंदर these contains linear chain having some branches. In these polymers monomers are irregularly पैक्ड. जबकि क्रॉस लिंक की बात करेंगे इसमें मेरे पास बेकेलेट का एग्जांपल भी आ जाएगा, मेरे पास मेलामाइन का एग्जांपल भी आ जाएगा. ये सारे एग्जांपल मेरे पास वहां से आने वाले हैं. इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर द लीनियर पॉलीमर चेन्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ 3D नेटवर्क. तो यहाँ जो मेरे पास है इरेगुलर है, यहाँ 3D है. क्लियर. एंड सो आर कॉल्ड दीज 3 डायमेंशनल पॉलीमर भी इनको बोलते हैं. तो पहली बात कि दीज आर क्लियर ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें स्ट्रेट चेन मिलने वाली है आपको, जिसके अंदर स्ट्रेट चेन मिलने वाली है, जिसके अंदर स्ट्रेट चेन. दीज आर द पॉलीमर विच आर वेल पैक्ड. तो अगर मैं लीनियर की बात कर लूं तो इसके अंदर चेन्स कैसी हैं, इसके अंदर चेन्स स्ट्रेट है, इसके अंदर चेन सीधी सीधी है, लीनियर है, लाइन है. इसके अलावा इनकी पैकिंग बहुत अच्छी है, इनकी पैकिंग बहुत ही अच्छी है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनकी डेंसिटी हाई है, और जिसकी भी डेंसिटी हाई होगी, हाई डेंसिटी हो गई, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई है, हाई एमपीबीपी हो गए. ठीक है जी. इसके अंदर सारे के सारे हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पीवीसी, ये सब एग्जांपल इसके अंदर आने वाले हैं. ये सारे एग्जांपल इसके अंदर आने वाले हैं. तो जो लीनियर पॉलीमर्स हैं, इन दीज पॉलीमर्स द मोनोमर आर joined together to form long straight chain, long straight chain. ठीक है जी. तभी लीनियर बोल रहे हो आप इसको. ओके. दीज आर पॉलीमर विच आर वेल पैक्ड. ठीक है जी. पैकिंग बहुत अच्छी हो गई है इसकी. एंड हैव हाई डेंसिटी. वेल पैकिंग से तो डेंसिटी हाई होनी है. टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गई है इसकी, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गई. हाई एमपी, हाई डेंसिटी. इसके एग्जांपल्स अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो तो वो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एचडीपीई, पीवीसी एटसेट्रा. ये ऐसे हैं जो लीनियर पॉलीमर्स में आ रहे हैं. अगर आप मेरे से बात करेंगे ब्रांच की, तो ब्रांच में क्या हुआ, इररेगुलरली पैक्ड हो गए. तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं. ये रेगुलर हो गए, ये इरेगुलरली पैक्ड हो गए. इसी वजह से इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंपैरिजन में, अगर ब्रांचिंग हो गई है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, एमपी हो गया. क्लियर ना. ये सब लो कैटेगरी में चले जाएंगे. अब लो कैटेगरी चले गए तो साफ सी बात है इसका जो एग्जांपल आएगा वो लो डेंसिटी पॉलीथीन आएगा. इसका एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथीन आएगा. सबसे दमदार टाइप के क्रॉस लिंक्ड है, क्रॉस लिंक्ड. इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर द लीनियर पॉलीमर चेन आर joined टुगेदर बाय 3D नेटवर्क, 3D नेटवर्क. तो यहां आपके पास खासियत क्या है, इनका
3D नेटवर्क है, इनका 3D नेटवर्क है, ठीक है जी, एंड सो आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर. These polymers are hard. These polymers are hard, rigid, brittle. बढ़िया सा एग्जांपल, आपके घर के अंदर आपके इलेक्ट्रिक स्विचेस लगे हुए हैं, वो सब इस कैटेगरी में आ रहे हैं, हार्ड, रिजिड, ब्रिटल. These are usually formed from the bifunctional and trifunctional. ये इसकी खासियत हो गई है जो आगे जाकर आपको एग्जांपल्स में दिखी जानी है, कि इनको बनाने वाले मोनोमर के अंदर, इनको बनाने वाले मोनोमर के अंदर इनको बनाने वाले मोनोमर के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो बाई फंक्शनल होंगे, ठीक है जी, या ट्राई फंक्शनल होंगे. वो एग्जांपल्स के थ्रू आपको पता चली जाएगा, ठीक है जी. एंड कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, जो कि इसका करेक्टर है, हर पॉलीमर का करेक्टर है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी. इसके जो एग्जांपल आए वो आपके पास बेकेलाइट आ गया, वो आपके पास मेलामाइन आ गया. आप देखिए आपके घरों में क्रोकरी होगी मेलामाइन की, गिरने पर भी टूटते नहीं है, अनब्रेकेबल, वो आपके पास क्रोकरी है जो टूटती नहीं है, ठीक है जी. आर एग्जांपल्स ऑफ सच टाइप ऑफ पॉलीमर. तो कुल मिलाकर सेकंड क्लासिफिकेशन आपका जो बेस्ड है वो स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, जबकि इसका पिछला क्लासिफिकेशन जो था वो सोर्स बेसिस पे क्लासिफिकेशन था. फर्स्ट क्लासिफिकेशन सोर्स बेसिस, सेकंड क्लासिफिकेशन वो स्ट्रक्चर बेसिस. स्ट्रक्चर में लीनियर ब्रांच, क्रॉस लिंक, क्रॉस वाले हार्ड है, ब्रिटल है, हाई एमपीपी, ब्रांच वाले बेचारे लो डेंसिटी वाले हो गए, तो एलडीपी इसका एग्जांपल हो गया. लीनियर वाले लॉन्ग स्ट्रेट चेन थी इसके अंदर, और वो हाईली पैक हो गए, गुड पैक हो गए, इससे उसके एमपीबीपी भी हायर हो गए थे, हायर हो गए थे. तो आपके पास तीसरा क्लासिफिकेशन है सोर्स बेसिस क्लासिफिकेशन के बाद, ठीक है जी. उसके बाद स्ट्रक्चर बेसिस क्लासिफिकेशन के बाद अगला है कि जो पॉलीमर बन रहा है, जो पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है, मोडोपोलीमराइजेशन है. तो क्लासिफिकेशन नंबर 3, जो क्लासिफिकेशन नंबर 3 है, इसमें जो बेसिस है वो क्या है जी, वो है मोड ऑफ सिंथेसिस, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. ध्यान से सुनिएगा. पहला एडिशनल पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमर्स, जिनको आप लोग चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी बोलते हो, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स. दूसरा आपके पास इसी के अंदर वो है कंडेंसेशन पॉलीमर्स, इसी को आप स्टेप ग्रोथ भी बोलते हो, ठीक है जी. एडिशन पॉलीमर्स, दूसरे आपके पास है कंडेंसेशन, जिनको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हो. अब इनको फर्दर रीड किया जाए, ध्यान से सुनिएगा. जो एडिशन पॉलीमर्स है ये करेक्टरिस्टिक है उन मोनोमर का जिनके अंदर अनसैचुरेशन हो. इन एडिशन द सिंपल मोनोमर यूनिट्स पोसेसिंग द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये अनसैचुरेटेड मोनोमर्स होंगे, जैसे कि इथीन हुआ, जैसे कि विनाइल क्लोराइड हुआ, जैसे कि इथाइन हुआ, जैसे कि अक्राइलो नाइट्राइल हुआ, ठीक है जी. तो ये इसकी मोनोमर यूनिट्स होने वाली है. द सिंपल मोनोमर यूनिट्स possessing डबल और ट्रिपल बॉन्ड join together the polymer thus formed are the एडिशनल पॉलीमर्स. तो इनसे जो बनेगा वो चेन की लगातार ग्रोथ होने से बनेगा, ऐसे करके चेन बस लगातार जुड़ती जाएगी. नो एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, नो एलिमिनेशन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो उसको आप बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमर्स. चलिए अब कंडेंसेशन की बात कर लें. तो कंडेंसेशन के अंदर क्या होएगा, जब इसकी बात आप थोड़ा सा और इसने इसको प्रोसीड किया हुआ है, उसने कहा जी जो आपके पास, वैसे पहले कंडेंसेशन रीड कर लेते हैं. इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टू डिफरेंट बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर. तो कहीं ना कहीं अगर एडिशनल के लिए डबल ट्रिपल चाहिए तो इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो बाई फंक्शनल या फिर
ट्राई फंक्शनल रिक्वायर्ड है, बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल रिक्वायर्ड है। फिर ये आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे और उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होएगा, तभी कंडेंसेशन बोल रहे हो, तभी इसको स्टेप ग्रोथ बोल रहे हो। स्मॉल मॉलिक्यूल्स का यहां पर एलिमिनेशन होएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का यहां पर एलिमिनेशन होएगा, तभी इसको आप कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स बोल रहे हो, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स बोल रहे हो। In condensation polymerization, two different bi or trifunctional monomer molecules combine together with the simultaneous loss of simple molecule, water, ammonia, alcohol, HCl, to form a macromolecule called the condensation polymer. Condensation polymers can be either co और होमो, वो को होमो मैं आपको समझा देता हूं, पेपर में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो जो एडिशन पॉलीमर्स हैं या जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं, उनका फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन हो गया, होमो पॉलीमर्स, दूसरा को पॉलीमर्स। जो आपका होमोपॉलीमर है, जो आपका होमोपॉलीमर है, वहां जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो 100% सेम है, फिर ये एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी और यही सेम मोनोमर बार बार रिपीट होता चला जाएगा, सेम मोनोमर खुद को रिपीट 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 करता चला जाएगा, रिपीटिशन होता चला जाएगा। ठीक है जी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इथीन 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 से पॉलीथीन बन गया, इथीन 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 से पॉलीथीन बन गया, इथीन 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 से पॉलीथीन बन गया, तो आपने देखा ये सेम टाइप का मोनोमर यूनिट बार बार जुड़कर क्या बन गया, पॉलीथीन, और ये एडिशन बना है, तो एडिशन होमोपॉलीमर है। ठीक है जी। अब अगर आप कोपॉलीमर की बात करना चाहते हैं तो इसमें पता है क्या होएगा, जो मोनोमर होंगे वो दो डिफरेंट मोनोमर्स को आप क्या कर लोगे, कंबाइन टुगेदर, और जब वो कंबाइन हुआ तो उससे जो यूनिट जनरेट हुई, उससे जो यूनिट जनरेट हुई वो बार बार क्या करेगी, रिपीट इटसेल्फ, और रिपीटिशन से जो पॉलीमर बनेगा उसको कोपॉलीमर बोलोगे। मैं आपको बहुत बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि मेरे पास हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन है, ठीक है, ये हेक्सा मिथाइलिन हो गया, डाइमाइन हो गया, ये मेरे पास एडिपिक एसिड है, ये मेरे पास एडिपिक एसिड है। अब हुआ क्या, ये H, ये वाला OH, ये वाला OH, ये वाला H, तो ऐसे n यूनिट्स आपस में जुड़ जुड़कर NH CH2 होल 6, NH CO CH2 होल 4 CO, तो ये बार बार आपस में जुड़कर तो एक स्ट्रक्चर आपके सामने लेकर आएंगी। ये जो स्ट्रक्चर आपके पास आया इसको न्यूयॉर्क लंदन डबल सिक्स बोलते हैं, नाइलोन डबल सिक्स। क्लियर, ये आपके जो टूथब्रश है ना उसके ब्रशल्स बनाने में यूज होता है नाइलोन डबल सिक्स। इसके अलावा माउंटेनियर्स रोप वगैरह बनाने में भी यूज होता है। लेकिन अभी 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 इश्यू क्या है कि एडिशन और कंडेंसेशन के अंदर होमो कोपॉलीमर होंगे, तो जो मैंने कोपॉलीमर का एग्जांपल आपको दिया वो कंडेंसेशन टाइप में दिया, क्योंकि वहां मैंने स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट करवाए। एडिशन में भी हो सकता है ऐसा होमो को, और कंडेंसेशन में भी क्या हो सकता है, होमो को। अब चेक करें, व्हेन मोनोमर्स आर सेम एडिशन पॉलीमर इज टर्म्ड एज होमोपॉलीमर, बट इन केस द मोनोमर आर डिफरेंट तो उसको बोलते हैं कोपॉलीमर। इथीन इथीन से पॉलीथीन बन गया। एक नीचे एग्जांपल उसने दिया है, ये एडिशन के अंदर ही को दिया है, एडिशन के अंदर ही को दिया है, एडिशन के अंदर ही को दिया है। यहां आपने क्या किया, 1,3 ब्यूटाडाइन, यहां क्या किया आपने, स्टाइरीन, तो ये ब्यूना एस बन गया। इसको आप SBR भी बोलते हो, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर,
च्युइंगम चबाई होगी आपने, कभी बबल गम खाई होगी आपने, तो वही है ये स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन, रबर, 1,3 ब्यूटाडाइन स्टाइरीन दोनों का कोपोलीमराइजेशन में एडिशन करवा दिया है। क्लियर है? तो एडिशन कंडेंसेशन में होमो और को होते हैं, एडिशन और कंडेंसेशन में होमो और को होते हैं। ये बात आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपको नायलॉन 66 का एग्जांपल देके समझा रखी है, नायलॉन 6 स्टार सेलुलोज सब ऐसे हैं जहां स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हो रखा है। अब आप देखिए इसको, इसने पूछा ये होमो है या को है। साफ देख के पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपने स्टाइरीन, ठीक है जी, स्टाइरीन का पॉलीमराइजेशन करवा दिया है और एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का अगर एन टाइप्स रिपीटिशन हो, जिसको पॉली स्टाइरीन या स्टाइरोन बोल रहे हो, तो उसको आप लोग बोल देते हो कि होमो है ये होमो है। इसके अलावा ये एडिशनल पॉलीमराइजेशन से बना हुआ है, होमो एडिशनल पॉलीमर है। और इसी पर बोर्ड भी और नीट भी ढेरों क्वेश्चन आपसे पूछती है। अब हमारा शुरू हो रहा है जी फोर्थ क्लासिफिकेशन, सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन के बाद और फिर स्ट्रक्चर बेसिस क्लासिफिकेशन के बाद जो थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा रहा वो मोड ऑफ द पॉलीमराइजेशन है, कि कंडेंसेट हुआ या ऐड हुआ, एडिशन हुआ। अब है क्लासिफिकेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है मोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे। तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर एप्लीकेशंस in different fields depend on their unique mechanical properties like tensile strength हो गया, elasticity हो गई, toughness होगी, etc. तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ध्यान से सुनते रहिएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में उसकी स्ट्रेंथ हो गई, उसकी इलास्टिसिटी हो गई, उसकी टफनेस हो गई, ठीक है जी। इन सब के बेसिस पे हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो मोलिकुलर फोर्सेस बेसिस का क्लासिफिकेशन। अब देखिए, और जो इन पे भी कमांडिंग ऑफिसर है, मतलब स्ट्रेंथ पे, इलास्टिसिटी पे और टफनेस पे, वो हमारे हैं इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक होगी बात, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं, वो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस जो हैं, उस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हमने वेंडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड एटसेट्रा में क्लासिफाई कर दिया है। तो ये मैं इंटर मोलिकुलर फोर्सेस को लिखने जा रहा हूं। इसके फर्दर हमारे पास टाइप हो गए वेंडरवाल फोर्सेस, ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटसेट्रा जो कि काफी ताकत देते हैं मोलिक्यूल्स को, पॉलीमर्स को, ठीक है जी। These forces are also bind the polymer chains depending upon the basis of magnitude। जितना ताकतवर होएगा, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ, जितना एक्सटेंट होएगा, उतना पॉलीमर को हम लोगों ने चार कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। तो वो कैटेगरीज आपके पास हैं मोलिकुलर फोर्सेस बेसिस पे। मोलिकुलर फोर्सेस बेसिस पे पहली बात इलास्टोमर, नाम से पता चल रहा होगा, जो इलास्टोमर्स हैं वो रबर लाइक है, वो रबर लाइक सॉलिड्स है। आपके दिमाग में इस टाइप की काफी चीजें आपके रूटीन लाइफ से दिख रही होंगी आपको, रबर लाइक सॉलिड्स है, ठीक है जी। पॉलीमर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन्स आर वीकेस्ट। वर्ड सुना आपने कि इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, यहां वीक नहीं, वीकेस्ट है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकेस्ट है। तीसरी बात,
दीज वीक फोर्सेस दीज वीक फोर्सेस क्या करेंगे जी, इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसके अंदर क्या है जी, वीक है, ठीक है जी। अब हुआ क्या, दीज वीक फोर्सेस अलाउ द पॉलीमर टू बी स्ट्रेस्ड। अब ये वीक है इसलिए आप खींच सकते हो, ठीक है जी, वीक बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो हिलेगी नहीं अपनी जगह से। अ फ्यू क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस्ड, वो हम करवाएंगे, जैसे वल्कनाइज्ड रबर आ रहा है आगे। द चेन्स विच हेल्प द पॉलीमर टू रिट्रैक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब देखिए आप, इसके अंदर क्रॉस लिंक है, इसके अंदर क्रॉस लिंक्स हैं, ठीक है। अब होएगा क्या, इस वजह से होएगा क्या, इस पॉलीमर को एक बेनिफिट होएगा, ये जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन है, ड्यू टू क्रॉस लिंक्स, जो पॉलीमर है, जो आपका इलास्टोमर है, पॉलीमर रिट्रैक्ट कैन रिट्रैक्ट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मान लीजिए शेप साइज मान लीजिए, पोस्चर मान लीजिए, जो आपको ठीक लगता हो वर्ड आप रख लो। आफ्टर द फोर्सेज आर रिलीज्ड, द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल इसका रबर है, और उसमें भी वल्कनाइज्ड रबर हो तो बेस्टम बेस्ट हो जाएगा आपके पास। देखिए, इन द वल्कनाइज्ड रबर जिसमें सल्फर के लिंक हो, अब देखो आप थोड़ा सा फोकस करें, ये एक आपके पास रबर हो गया, ये 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 रबर हो गया। अब हुआ क्या, इस रबर के अंदर ये क्रॉस लिंकिंग हो गई है, ये क्रॉस लिंकिंग हो गई है, सल्फर के बॉन्ड है, क्रॉस लिंक है। तो जब आपने इसकी स्ट्रेचनिंग कराई तो पहले तो ये कोल्ड था, ये कोल्ड था इस तरीके से, फिर ये स्ट्रेच हो गया, इसके अंदर जो लिंकिंग थी वो इस तरीके से हमें दिख रही है। लेकिन अब हुआ क्या, ये जो क्रॉस लिंकिंग है, ठीक है जी, जब इसको रिलैक्स करोगे तो ये अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ओके, इन वल्कनाइज्ड रबर एज शोन अबव, the hydrocarbon chains are held together by cross linking chain of the sulfur atoms. Okay, तो यहां देखें आप, ये आइसोप्रीन है, ये सल्फर की क्रॉस लिंक है, ये अनस्ट्रेच्ड है, स्ट्रेच करने पे ये फैल गया, और जैसे ही आपने इसको रिलैक्स करवाया, फोर्स रिलीज किया, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते। When tension is applied, the chains are straightened out, फैल गई, but they can't slip past each other because of polysulfide bridges, because of the polysulfide ब्रिजेस, पोलीसल्फाइड ब्रिजेस की वजह से वो स्लिप नहीं हो सकती, फैल सकती हैं, स्लिप नहीं हो सकती एक दूसरे के ऊपर। ओके, तो हुआ क्या, thus rubber can be stretched only to a limited extent when the tension is removed, the chain tends to coil up again and rubber resume its original shape. Some example, एक तो मैंने पीछे आपको रबर दिया ही था एग्जाम्पल में, ब्यूनाइन, ब्यूनास, नियोप्रीन, ये सब इसके एग्जांपल्स की कैटेगरी में आएंगे। तो एग्जांपल्स पे फोकस रखना आप स्टूडेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होएगा। ब्यूना एस, ब्यूना एन, वल्कनाइज्ड रबर, वैसे एसबीआर स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर ही है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। तो ये सब आपके पास एग्जाम्पल के फॉर्म में है, जिनमें आप लिंक डालकर, सल्फर सल्फर का लिंक या क्रॉस लिंक डालकर इसको स्ट्रेच आउट कर सकते हो और स्ट्रेच इन कर सकते हो। क्लियर, जब टेंशन अप्लाई किया, पीछे फोटो मैंने दिखाया था, तो ये स्ट्रेटन आउट हो गए, मतलब ये लीनियर बन गए, ये फैल गए, और लेकिन एक दूसरे पर फिसल नहीं सकते, ठीक है जी, कारण है उसका पॉलीसल्फाइड ब्रिज है उसके बीच में। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट टास्क इज द फाइबर। ओके, फाइबर सबसे ज्यादा, फाइबर वो है जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है। फाइबर्स आर थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स, धागे जैसे हैं ये, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स which possess high tensile strength, high tensile strength, high modulus, high tensile strength, high modulus,
हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मॉडुलस, ठीक है जी, बिकॉज दीज पॉलीमर्स हैव स्ट्रोंगेस्ट intermolecular forces. This can be attributed to the strong intermolecular forces like hydrogen bonding. अब उसमें intermolecular force का एग्जाम्पल कौन होएगा भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड। और बढ़िया सा एग्जाम्पल जो मैं पीछे आपको बनाकर दे चुका हूं, नाइलोन 6 न्यूयॉर्क लंदन 6 हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड से मिलकर बना है फाइबर। और इसमें स्ट्रोंग नहीं, स्ट्रोंगेस्ट है, इसमें स्ट्रोंग नहीं, स्ट्रोंगेस्ट है। और जो आपके इलास्टोमर है उसमें वीक नहीं, वीकेस्ट है, वीक नहीं, वीकेस्ट है। तो आप थोड़ा सा दर्शन कीजिए, सीओ एनएच, एनएच सीओ, सीओ एनएच, इनके बीच में आप ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हैं, इनके बीच आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हैं, इसके बीच आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हैं, ठीक है जी। CuNH, NHCO, CuNH हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको स्ट्रेंथ दे रही है, किसको? फाइबर को। ओके, द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आल्सो लीड टू क्लोज पैकिंग ऑफ चेन्स। तो पीछे हमारे पास था 5वां नंबर, छठे नंबर पे आप डाल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से क्या फायदा होएगा। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से इसको क्या फायदा होएगा? क्लोज पैकिंग ऑफ चेन्स, और इसी वजह से हाई एमपीबीपी हुए, इससे ये क्रिस्टलाइन नेचर का हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉलीमर शो शार्प एमपीबीपी। एग्जाम्पल में जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जिसको आप पोलिस्टर, इसी को आप लोग टेरिलीन, इसी को आप डेक्रोन बोलते हो। धागे जैसे ही ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो पोलिस्टर इसका एग्जाम्पल हो गया, टेरिलीन इसका एग्जाम्पल हो गया, डेक्रोन इसका एग्जाम्पल हो गया है। नेक्स्ट आपके पास है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। ये इन बीच वाले हैं, मतलब सबसे पहले अगर किसी की ताकत आएगी तो फाइबर की आएगी, फिर इलास्टोमर की आएगी, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें थर्मोप्लास्टिक्स आपके पास सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। पॉलीमर इन विच द intermolecular force of attraction are in between those of elasto and the fiber are called the thermoplastic. These are linear और slightly branched, these are linear और slightly branched, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। These are linear और slightly branched, ये linear mainly और थोड़े बहुत branched स्ट्रक्चर है, slightly branched। लॉन्ग चेन पॉलीमर्स हैं। Because of lesser intermolecular force of attraction, these can be molded easily on heating. जैसे आप किसी थर्मो प्लास्टिक को हीट करोगे तो ये इजीली मोल्ड हो जाएंगे, इजीली मोल्ड हो जाएंगे, ठीक है जी। बढ़िया सा एग्जांपल अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो वो है आपके पास क्रॉस लिंक पॉलीमर। देयर इज नो क्रॉस लिंक, बड़ी खास बात आ गई है इसके अंदर, इनके अंदर कोई भी क्रॉस लिंक नहीं होता। वो क्रॉस लिंक हमने किसको दे दिए थे? फाइबर्स को। नो क्रॉस लिंक्स, कोई भी क्रॉस लिंक इनके अंदर नहीं है। तो खास बात, नो क्रॉस लिंक। ओके, कॉमन एग्जांपल्स इसमें आपके पास पॉलीथीन आ गया, पॉलीस्टायरोन आ गया, पॉलीथीन आ गया, पॉलीस्टायरोन आ गया, मतलब पॉलीस्टायरीन से स्टायरोन बन जाएगा। CH2CH, यहां फिनाइल लगा दिया गया है, लो जी पॉलीस्टायरीन हो गया। ये पॉलीविनाइल्स हो गए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो एक एग्जांपल बीच का अगर आप
डबल बॉन्ड हटाते हैं और सिंगल बॉन्ड कर देते हैं तो ना, ये रिपीटिशन करवाते चले जाएं। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ये आपके पास स्टाइरीन से बना हुआ पॉलीस्टाइरीन हो गया, और ये आपके पास पॉली इथीन हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट टारगेट आपको जो मिलेगा, सम प्लास्टिक। अब होता क्या है, कुछ प्लास्टिक्स को ना थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए, सम प्लास्टिक्स आर मेड सॉफ्ट बाय एडिशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको आप प्लास्टिसाइजर बोलते हैं। ये सॉफ्टनेस का काम करेंगे, प्लास्टिसाइजर्स। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, ये थेलेट है, डाइमिथाइल थेलेट, THALETS, डाइमिथाइल थेलेट। ये प्लास्टिसाइजर है जो थर्मोप्लास्टिक को सॉफ्ट करने में काम आ रहा है, जो थर्मोप्लास्टिक को सॉफ्ट करने में काम आ रहा है। उसके बाद थर्मोसेटिंग है, जिसमें हमारा बेकेलाइट आता है, जिसमें हमारा मेलामाइन आता है। तो ये वो पॉलीमर्स हुए जहां कहीं ना कहीं क्रॉस लिंक है, और इतने स्ट्रोंग है, इतने स्ट्रोंग है, इतने स्ट्रोंग है कि आप इनको मोल्ड नहीं कर सकते हो, आप इनको मोल्ड नहीं कर सकते हो। थर्मो सेटिंग plastics, these polymers are cross linked heavily branched which on heating undergoes extensive cross linking in molds and again becomes infusible, which on heating। मान लीजिए थर्मो सेटिंग आपके पास पॉलीमर है, ठीक है जी, विच ऑन हीटिंग, हीट किया और ज्यादा, इसमें एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, और उसके बाद ये इनफ्यूजेबल हो जाएंगे, इनफ्यूजेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, इनफ्यूजेबल हो जाएंगे। तो आप देखिए अंडर अनक्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, अनक्रॉस्ड, जैसी हीटिंग करवाई क्रॉसिंग, इसमें हेवीली क्रॉस लिंक हो गया। दीज कांट बी रीयूज्ड, ये सबसे खास बात है। बेकेलाइट हुआ, यूरिया फॉर्मेल्डेड रेजिन हुआ, जिसको आप आगे एक और मेलामाइन सीखेंगे, ये सब ऐसे हैं जिसको रीयूज नहीं कर सकते आप लोग ना, ये एग्जांपल मैं आगे आपको दूंगा। और ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर का मोलिकुलर लेवल पे हमें इलिस्ट्रेशन हुआ, मोलिकुलर लेवल पे इलिस्ट्रेशन हुआ। क्या दिखा रहा है जी इसके अंदर, मोलिकुलर लेवल पे इलिस्ट्रेशन के अंदर हमें दिखा रहा है कि मान लो ये थर्मो प्लास्टिक है, पीवीसी है कोई आपके पास, ठीक है जी, तो ये क्रॉस लिंकिंग आपको दिखा रखी है। ये देखिए, इसी को हाईलाइट कर लेते हैं। बस हुआ क्या कि स्ट्रेचनिंग होने पर, स्ट्रेस दिए जाने पर ये फैल गया बस, और कोई खास बात इसमें नहीं हुई है। जबकि थर्मोसेट के अंदर क्रॉस लिंकिंग आप देखें, क्रॉस लिंकिंग आप देखें, क्रॉस लिंकिंग आप देखें, ये क्रॉस लिंकिंग का लेवल वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ये एक थर्मो सेटिंग के अंदर खास बात हो जाएगी, एक्स्ट्रा इसके अंदर ये बात ऐड हो जाएगी, और नया इसके अंदर कुछ नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि टैलोन 66 को आप क्या बोलेंगे, मैंने कहा जी बिल्कुल इसको फाइबर कहा जाएगा। स्टाइरिन ब्यूटाइडाइन रबर को आप क्या बोलेंगे, इलास्टोमर कहा जाएगा। पॉलीथीन किस कैटेगरी में आएगा, प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आएगा। तो जो फाइबर्स हैं उनकी ताकत जबरदस्त है। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक है, एंड देन आपका इलास्टोमर है। विच फैक्टर इम्पार्ट्स क्रिस्टलाइन नेचर, बिल्कुल उसकी जो पैकिंग है। इन बोथ नायलॉन 66 एंड 66 द मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पीछे लिखा था कि उसको क्रिस्टलाइन नेचर देने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, दीज आर हार्ड एज वेल एज क्रिस्टलाइन इन नेचर। कौन, नायलॉन 6 एंड नायलॉन 66। पीछे अगर आप देखना चाहें तो फाइबर में देख सकते हैं आप मेरे साथ जाकर, ये देखिए फाइबर में लिखा हुआ है, थ्रेड लाइक है, सॉलिड, स्टेंटाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, मॉडुलस ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस वजह से इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से क्लोज पैकिंग, क्रिस्टलाइन, शार्प एमपीबीपी, ये सब इसके अंदर आएगा। डेक्रोन है, टेरिलीन, पॉलिस्टर, ये फाइबर के एग्जांपल आपको मिलने वाले हैं, फाइबर के एग्जांपल आपको मिलने वाले हैं। फिर आपके पास थर्मोप्लास्टिक आ ही गया था, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग, तब तक आप इसको रीड करें, इसके बाद मैं आपको
नेक्स्ट पार्ट में लेके चलता हूं कि जिसमें तरीका क्या है पॉलीमराइजेशन करने का। टाइप ऑफ द पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। अब हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के टाइप के बारे में स्टडी करेंगे, तो ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा और समझिएगा क्या हो रहा है। एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसको आप चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, जिसको आप चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली चेन ग्रोथ करती है विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। ओके, polymers which are formed when the monomeric units can add to each other successively, लगातार 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 जुड़ती जा रही है, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। This process of addition polymerization involves the addition of monomer units of growing chain by a chain mechanism। तो चेन मैकेनिज्म इसमें चलती है, चेन की ग्रो। प्रोसेस ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स ऑफ ग्रोइंग चेन बाय चेन मैकेनिज्म। इसके अंदर चेन मैकेनिज्म चलेगी, ठीक है जी। इट इज फॉर द रीजन दैट द प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया है। एडिशन पॉलीमराइजेशन का दूसरा नाम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी है। चलिए, एडिशन पॉलीमराइजेशन जनरली टेक्स प्लेस अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये बात आपको बार बार बताई जा चुकी है कि अगर आप एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाना चाहते हैं तो इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो आपके पास कहीं ना कहीं एल्कीन्स या फिर एल्काडाइंस या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की या उनके डेरिवेटिव्स की होनी चाहिए। तो अनसैचुरेशन एक प्राइमरी डिमांड है and their derivatives. The chain growth process involves the formation of some active intermediate। तो इसमें धीरे धीरे चलते हुए होएगा क्या, एक इंटरमीडिएट बनेगा, some active intermediate species which may be a free radical। वो जो इंटरमीडिएट बनेंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि कंडीशंस अगर आपके पास फ्री रेडिकल वाली हैं, ठीक है जी, कंडीशंस आपके पास फ्री रेडिकल वाली हैं, तो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म हो जाएगा, कीटायनिक एडिशनल पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, या फिर एनायनिक, डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी आपने इनिशिएट की हैं। हाउएवर द फ्री रेडिकल गवर्नड एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज द मोस्ट कॉमन मोड, क्योंकि हम कंडीशन वैसी रख देंगे, मोस्ट कॉमन है फ्री रेडिकल। तो फ्री, कीटायनिक, एनायनिक, ये तीन टाइप हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म्स के हैं, फ्री, कीटायनिक, एनायनिक, फ्री, कीटायनिक, एनायनिक। चलिए, अब थोड़ा सा फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन पे काम कर लें। अ वैरायटी ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक, तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको हेडिंग के बाद सबस्ट्रेट लिख के दे दूं फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन का, फ्री रेडिकल एडिशन, तो सबस्ट्रेट इसका जो होएगा वो कोई एल्कीन हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, या फिर कोई एल्काडाइन हो सकता है, ठीक है जी, या फिर उसका कोई डेरिवेटिव हो सकता है, जैसे आपको बताया था 2 क्लोरो या 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, जिससे अगर मैं पहले वाले की बात करूं 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटा, तो इससे आर्टिफिशियल रबर बनता है, और अगर यहां मिथाइल लगा दूं तो इससे नेचुरल रबर बनता है। द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसीड्स इन द 3 स्टेप्स। तो इसके 3 स्टेप हमें सीखने को मिलते हैं। तो इसका बी पार्ट, इसके स्टेप्स, चेन इनिशिएशन, देन चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम चेन इनिशिएशन की बात करते हैं, चेन इनिशिएशन की, देन प्रोपेगेशन की, देन टर्मिनेशन की। द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसीड्स इन 3 स्टेप्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो सबसे पहले चेन का इनिशिएशन करवाया जाए, चेन इनिशिएशन स्टेप, टू ब्रिंग अबाउट द चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बाय अ रेडिकल मैकेनिज्म, अ रेडिकल इनिशिएटर। इसमें मुझे एक रेडिकल इनिशिएटर डालना पड़ेगा। रेडिकल इनिशिएटर कौन हुआ? इट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसमें पेरोक्सी बॉन्ड है, होमोलाइसिस की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है और आपको भी दिख रही होंगी, या फिर टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, ये टर्शरी ब्यूटाइल हो गया,
ये पेरोक्साइड। कुल मिलाकर आप एक सिंगल शॉट में सीखें कि जिसके अंदर एफ आर बनाने की कैपेबिलिटी आ रही हो, फ्री रेडिकल बनाने की कैपेबिलिटी आ रही हो, वो चेन के इनिशिएटर्स हैं, मस्ट बी एडेड टू द मोनोमर टू कन्वर्ट इट इनटू अ रेडिकल। इथीन में इनको डालेंगे तो इथीन का एफ आर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द पोलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू पॉलीथीन कंसिस्ट ऑफ हीटिंग और एक्सपोजिंग टू लाइट। और मैंने आपको पहले भी बताया था, हीट इलेक्ट्रिक करंट पेरोक्साइड HEL लाइट पेरोक्साइड रेडिकल्स, हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट पेरोक्साइड रेडिएटर रेडिएशन। वैसे यहाँ रेडिएशंस हैं, वो रेडिकल लिख सकते हैं जो कि मेरी हेल्प करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन के अंदर, फ्री रेडिकल बनाने में मेरी हेल्प करेंगे, फ्री रेडिकल बनाने में मेरी हेल्प करने वाले हैं। अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटीन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ये क्यूमाइल और क्यूमीन के बारे में तो सारे बच्चे जानते हैं, आइसो प्रोपाइल बेंजीन को आप क्यूमीन बोलते हो, तो उसी क्यूमीन से क्यूमाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रखा है। डाइबेंजोयल ये डाइबेंजोयल हो गया, ठीक है जी। ये आपके पास बेंजोयल हो गया, पेरोक्साइड बन गया। तो इनसे आप देखें एफ आर बना के दिखा रखे हैं, ठीक होगी बात। चेन प्रोपेगेशन क्या होएगा? चेन प्रोपेगेशन के अंदर जो आपने स्टार्ट के स्टेप में चेन इनिशिएटर के बाद चेन प्रोपेगेशन, द इनिशिएटर ब्रेक्स इनटू रेडिकल्स एंड ईच रेडिकल एड्स टू एन एल्कीन मोनोमर कन्वर्टिंग इट इनटू अ रेडिकल। चेक कर लें इसके अंदर चेन टर्मिनेशन। ये देखिए चेन इनिशिएशन में क्या हुआ, दो आपके पास एफ आर थे, दो आपके पास फ्री रेडिकल बने, इस बेंजोइल पेरोक्साइड से होमोलाइसिस होकर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट पेरोक्साइड एटसेट्रा या रेडिएशन एटसेट्रा, तो दो ये देखिए बेंजोक्सी एफ आर बन गए। ये जो बेंजोक्सी एफ आर है, इससे आपको दो फिनाइल फ्री रेडिकल और दो CO2 बाहर हो गए। ये जो आपके पास फिनाइल एफ आर बनी ना, फिनाइल एफ आर, इसी ने इथीन को एक एफ आर में कन्वर्ट कर दिया। और अब ये जो एफ आर बना, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता हूं आपको, तो कहीं ना कहीं आप पुरानी मेमोरीज में चलें, पुरानी मेमोरीज में चलें, तो उसके अंदर आप पाएंगे क्या कि आपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हेलोजिनेशन के अंदर ऐसा काम किया हुआ है। वहां चेन इनिशिएशन में मीथेन लिया, यहाँ क्लोरीन का फ्री रेडिकल, पहले क्लोरीन को दो पार्ट्स में आपने तोड़ दिया, ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन गए। और यही क्लोरीन के फ्री रेडिकल मीथेन से आपको मिथाइल और HCl फ्री रेडिकल बना के दे रहे हैं। तो वही तो यहाँ कर रहे हैं भाई, पहले स्टेप को इससे मैच करवाएं एफ आर का बनना, दूसरे स्टेप को इससे मैच कराएं एफ आर का बनना। तो ये चेन इनिशिएट हो गई है, ये चेन इनिशिएट हो गई है। अब प्रोपेगेट में क्या होगा, इनिशिएटर breaks into radical and each radical adds to an alkene monomer converting it into a radical जैसा मैंने अभी बताया था। The radical site react with another monomer which further reacts and thus the process keeps on going. Clear? Propagating the chain process is repeated over and over चलता जाएगा ये। फिर टर्मिनेशन की बात चलेगी, तो एक बार ध्यान से देख लें, ये इनिशिएट हुआ, नाउ ये प्रोपेगेटिंग है। प्रोपेगेटिंग में जो एफ आर बना, फिर इथीन पे अटैक, ये फिर वापस, तो n टाइम्स, जैसा मैं आपको फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में बोला करता था, n टाइम्स रिपीट होकर यहां पहुंच जाओगे। अब हमें टर्मिनेशन में क्या कहा जा रहा है, चेन को एंड करना है। For terminating of long radical chain, the free radicals can combine in different ways to form polythene. For example, the product radical thus formed react with another radical to form the polymerized product. The whole process उसको शो करने के लिए चेन का टर्मिनेशन, देखिए टर्मिनेशन के अंदर या तो दोनों के दोनों एफ आर, या तो वो दोनों के दोनों एफ आर आपस में जुड़ जाएं,
ये लो जी, ये दोनों आपस में जुड़ जाएं। तो जुड़ने के बाद यहां फिनाइल हुआ, ये CH2 होल N हुआ, ठीक है जी। और उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ दिया हम लोगों ने, ये फिनाइल हुआ, ये फिनाइल हुआ, ये दोनों आपस में जुड़ गए। ये देखिए अब कॉपी पेस्ट है, फिनाइल 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 फिनाइल, ठीक है जी। ये कॉपी पेस्ट हो गया, ये यहां से कॉपी पेस्ट हो गया, और ये 4 यूनिट आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर गई हैं। तो इस तरीके से एक तरीका तो हो गया कंबाइनिंग, जिसको हम डाइमेरिजेशन बोलते हैं, और जनरली मेजर प्रोडक्ट यहीं से डिटरमाइन होता है। या फिर एक है तरीका डिसप्रपोर्शनेशन का, या एक तरीका है डिसप्रपोर्शनेशन का। तो आपके पास फिनाइल है, CH2 होल N है, ये FR हुआ, तो एक लूजर बनेगा और दूसरा एक्सेप्टर बनेगा। एक लूजर बनेगा, दूसरा एक्सेप्टर बनेगा। ये कौन है जी? ये अगर एक्सेप्टर और प्रोटोन है, या H है, या H रेडिकल है, तो दूसरा लूजर है। तो एक का डोनेशन के बाद एल्कीन में कन्वर्जन होएगा, एक का एक्सेप्ट करने के बाद एल्केन में कन्वर्जन होएगा। तो एक एल्कीन, एक एल्केन, एक एल्कीन, एक एल्केन, एक एल्कीन, एक एल्केन। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन आपके सामने आपको दिख रहा है। यहां से चेन आपकी क्या कर गई है? टर्मिनेट हो गई है। आपकी चेन क्या कर गई है? टर्मिनेट हो गई है। और कंप्लीट आपके पास एक पॉलीमर स्ट्रक्चर आपको दिख गया है, पॉलीमर स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिख गया है। अब है पॉलीमराइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स है। कॉन्जुगेटेड डाइन्स में कौन है भाई? 1,3 ब्यूटाडाइन है। और 1,3 ब्यूटाडाइन का आप दो तरीके से एडिशन करवा सकते हो। 1,2 एडिशन पॉलीमराइजेशन करवा सकते हो, 1,4 एडिशन पॉलीमराइजेशन करवा सकते हो। तो पहला तरीका आपके पास है 1,2 एडिशन polymerization, 1,2 addition polymerization. The polymerization of butadiene occurs at C1 C4, ये आपका 1,4 है। मैं 1,2 सबसे पहले आपको बताता हूं। इन दिस केस butadiene undergoes polymerization at C1 C2 to yield polymeric product। आप थोड़ा सा यूं समझें कि आपके पास कोई भी एक एल्कीन है, उसका एक H मैंने यहां से हटा दिया, वहां Cl लिख दिया, इसके N मोलिक्यूल्स को मैंने पॉलीमराइज करवा दिया। थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिएगा, ये PVC बन गया। अगर मैं इस इथीन का H हटाकर वहां विनाइल स्ट्रक्चर लगा दूं, फिर इसके N मोलिक्यूल्स को रिपीट कर दूं, इसके N मोलिक्यूल्स को रिपीट कर दूं, तो ये मेरे पास 1,2 एडिशन हुआ। आप चेक करें इस बात को, हाईलाइट करता हूं मैं, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, ओके होगी बात। और ये एक आपके पास एल्काइलेटेड 1,3 ब्यूटाडाइन है, जिसका एक फ्री रेडिकल यहां बन चुका है। तो फ्री रेडिकल ने अटैक किया, फ्री रेडिकल ने अटैक किया इस कार्बन पर, ये देखिए, और इसका जो पाई बॉन्ड है वो होमोलाइज होकर नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गया। तो थोड़ी नकल करते हैं हम लोग। देखिए ये 1,3 ब्यूटाडाइन, और जिसने इस पे अटैक किया RCH2 CH ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है जी। और इसी को n टाइम्स रिपीट करते चले जाएं, तो ये आपके पास एग्जैक्ट 1,2 एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर आप इसको देखें तो आपको समझ में ज्यादा आएगा जो मैंने बना रखा है। CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH2, एक आपका विनाइलिक स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है, और ये जो डबल था वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया और दोनों तरफ चेन खुल गई है। अब उसको n टाइम्स रिपीट 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 करते चले जाएं आप लोग, तो ये 1,2 एडिशन पॉलीमराइजेशन हो गया है, 1,2 एडिशन पॉलीमराइजेशन हो गया है। यही काम आप विनाइल एसीटेट में करवा सकते हैं, मिथाइल मेथ एक्राइलेट में करवा सकते हैं। अब मिथाइल मेथ एक्राइलेट बनता कैसे है जी? एक्राइल का स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़ा था और सीखा था, बस ये मिथाइल एक्राइलेट है। इस कार्बन पे अगर मैं H हटा के मिथाइल लगा दूं, तो ये बन जाएगा मिथाइल मेथ एक्राइलेट। पॉलीथीन बनाना हो तो बना सकते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन एक H हटाकर आप मिथाइल लगा दे, बना सकते हैं। विनाइल क्लोराइड मैंने भी आपको बताया था, वो भी आप बना सकते हैं। एक्राइलो नाइट्राइल मैंने आपको यहां बताया, इसको भी आप बना सकते हैं। ये एक्राइल, ये नाइट्राइल।
ठीक है जी। तो अब आपको 1 2 के बाद 1 4 पे काम करना है। 1 2 के बाद 1 4 पे काम करना है। अब 1 4 पे काम कैसे करना है जी? इसमें क्या होएगा, द पोलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन अकर्स एट 1 4। मैं आपको 1 3 ब्यूटाडाइन लिखकर बता रहा हूं। ये 1 2 3 4 हो गया। द पोलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन अकर्स एट C1 C4। ये 1 and 4 हो गया। बिकॉज ईच रिपीटिंग यूनिट ऑफ दिस पॉलीमर कंटेन अ डबल बॉन्ड। तो अब थोड़ा सा यूं समझें, अगर आप में से बच्चों को रेजोनेंस शो करना आता हो इसके अंदर, तो रेजोनेंस करने में यहां पर ये 2 FR रहेंगे। बस इसको बार बार रिपीट कर दें आप। ईच कार्बन एटम ऑफ विच हैज 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, देयरफॉर these polymers can exist in 2 geometrical isomers। ये सेंट्रांस आपको नेचुरल रबर के बनने में भी ये बात बताई जाएगी जब वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कराएंगे। तो हुआ क्या जी, ये आपके सामने FR बन गया। ये देखिए डबल बॉन्ड बीच में आ गया है, फर्स्ट एंड लास्ट पे, इस जगह पे और इस जगह किसी एक इनिशिएटर ने अटैक कर दिया है। इनिशिएटर ने अटैक कर दिया है। अब ये बार बार खुद को रिपीट करते चले जाएंगे, बार बार खुद को रिपीट करते चले जाएंगे। तो अगर आप मेरे साथ में नेचुरल रबर का टारगेट लेकर सीखना चाहते हो तो आप इजीली इस बात को सीख सकते हो। ये है मेरे पास आइसोप्रीन। ठीक हो गया। इसका मैंने पॉलीमराइजेशन करवाया, तो 1 4 लो जी, यहां आपके पास ये एग्जैक्ट डबल बॉन्ड बीच में। अब थोड़ा सा बच्चे ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड C। अगर आप C डबल बॉन्ड C को कॉपी पेस्ट कर दें, इसको कॉपी पेस्ट, इस पर पड़े हुए CH2 को सेम साइड रखें और यहां अपोजिट साइड रख दें। यहां पड़े हुए मिथाइल को H को, मिथाइल को H को अपोजिट लिख दें। तो दोनों मिथाइल, दोनों CH2 सेम साइड, तो ये सिस पोलीआइसोप्रीन, ये ट्रांस पोलीआइसोप्रीन है। तो सिस पोलीआइसोप्रीन को हम लोग नेचुरल रबर बोलते हैं, नेचुरल रबर बोलते हैं। और दूसरे को हम लोग गट्टा पर्चा बोलते हैं। ठीक है जी, गट्टा पर्चा बोलते हैं। लो जी, 1 2 मैंने आपको सिखाई दिया है, ये एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। Why should one always use purest monomer in free radical polymerization? Impurities क्या करेंगी, अगर सबस्टांस में रहेंगी, may inhibit or hinder the chain propagation, they can inhibit or even terminate the original chain reaction and or initiate another chain of their own. Hence the resulting polymer has lower average molecular weight। साइड में कोई एक चेन शुरू हो गई तो मोलिकुलर वेट कम हो जाना है, मोलिकुलर वेट कम हो जाना है। अब अगला टारगेट हमारे पास किटाइनिक एनाइनिक में से, अब हमारा किटाइनिक वाला पार्ट रहेगा, किटाइनिक पॉलीमराइजेशन। अब थोड़ी सी बात सोचो, अगर स्टार्ट फ्री रेडिकल से कर रहे हो, अगर स्टार्ट फ्री रेडिकल से कर रहे हो तो फर्दर फ्री रेडिकल एडिशन हुआ। अगर आप यही स्टार्ट किटायन से कर दो, किटायन से कर दो, तो इनिशिएट फिर आपके पास किटायन से ही होएगा। इन दिस केस ये मेरे पास किटायनिक पॉलीमराइजेशन है। ठीक है जी। इसके अंदर इन दिस केस द इनिशिएटर इज एन इलेक्ट्रोफाइल। लो जी, हु वन इज द इनिशिएटर, हु वन इज द इनिशिएटर, तो वो मेरे पास इधर इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या फिर कोई लुइस का एसिड जिसको इलेक्ट्रॉन्स की भूख लगी हो वो हो सकता है। इट में BF3, इट में AlCl3, इट में प्रोटोनिक एसिड etc. The initiator most often used in cationic polymerization is a Lewis acid such as BF3, AlCl3 और strong protonic acid like H2SO4। ये ऐसा कुछ भी हो सकता है। The advantage of using such an initiator is that it doesn't have any accompanying nucleophile। देखिए BF3 के अंदर
ओनली इलेक्ट्रोफाइल है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो हम बच सकते हैं चेन को कहीं ना कहीं साइड में ले जाने से। हैव एन accompanying nucleophile that could act as a chain terminator, हो सकता है स्मॉल मोलिकुलर वेट में ही, इफ काउंटर पार्ट इज प्रेजेंट। तो हो सकता है कि मोलिकुलर वेट लो में ही चेन टर्मिनेट हो जाए, तो ये थोड़ा सा रिस्क रहेगा आपके पास। इनिशिएशन कैसे हुआ, एक प्रोटॉन ने अटैक करवाया। अब एक बात सोचिए आप, अगर कोई भी इनिशिएटर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग हो तो साफ सी बात है फर्दर भी एक कैटायन ही बनेगा, फर्दर भी एक कैटायन ही बनेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल ऑलवेज गिव्स अ फ्री रेडिकल। ठीक है जी। अब वही हुआ कि यहां आपके पास कौन बन गया, कैटायन बन गया। वही मार्कोवनिकोव एडिशन हुआ है, मार्कोवनिकोव एडिशन हुआ है, मार्कोवनिकोव एडिशन हुआ है, प्रोटॉन का मार्कोवनिकोव एडिशन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और जितना जी हमारे पास, क्लियर, अगर हम कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के रेट को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के रेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो जी ग्रुप लगा हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, पॉजिटिव आई वाला ग्रुप होना चाहिए, पॉजिटिव एम वाला ग्रुप होना चाहिए मिथाइल इथाइल टाइप से, जिससे जो कार्बोकेटायन बने, जो कार्बोकेटायन बने वो स्टेबल बने, कार्बोकेटायन बने वो स्टेबल बने। तो चेन प्रोपेगेशन तो बड़ा ही सिंपल रहेगा कि एक कैटायन ने दूसरे कैटायन को जनरेट किया। अब यही सीरीज कंटिन्यू रहेगी, मार्कोवनिकोव रूल ऑलवेज ओबे होता रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन दैट कार्बन विच इज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए इन दोनों का ही जुड़ाव हुआ है, एडिशन हुआ है, आपस में यही दोनों जुड़े। चलिए ये कंटिन्यू रहा। अब चेन टर्मिनेशन, अब चेन टर्मिनेशन में प्रोटॉन का एलिमिनेशन करवा दीजिए, वो जब कुछ मिलेगा नहीं तो फिर कैटायन क्या करेगा, अपने आप का प्रोटॉन रिमूवल करेगा। जितना कार्बोकेटायन की इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी होगी उतना कैटायनिक पॉलीमराइजेशन ज्यादा होगा। एल्कीन्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने पीछे बताया था, प्रेफरली polymerized under cationic condition although free radical polymerization can also occur। वो तो श्योर ही है ना, अगर आप किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर मोनोमर को पॉलीमराइज करवाना चाहते हो फ्री रेडिकल तरीके से, तो वहां आपको हेल्पर दे दो तो वो सेम स्ट्रक्चर फ्री रेडिकल एडिशन में भी जा सकता है, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है। और इसमें देखिए यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, 2 मिथाइल स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है जी। और CH3CO O, ये विनाइल, तो यहाँ पॉजिटिव मीजोमरी किसको थोड़ा फेवर कर देगा, बेंजीन का रेजोनेंस स्टाइरीन को फेवर कर देगा, ये वाले पार्ट। अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो एक जगह उन लोगों ने हमें मिथाइल जोड़ के दे दिया, CH2 CH और यह मिथाइल, तो ये पॉजिटिव इंडक्शन में फेवर कर रहा है। यहाँ क्लोरो जोड़कर थोड़ा सा गड़बड़ करने की कोशिश की है, लेकिन इतना समझ ले आप कि अगर क्लोरो जुड़ गया है और एक कार्ब कैटायन बन गया है, ये लो जी, तो इसका माइनस आई इतना डोमिनेट करता है, पॉजिटिव मिजोमरिक है लेकिन माइनस आई पॉजिटिव एम पे सुपर डोमिनेंट करता है, तो ये फेवर नहीं कर पाएगा। फिनाइल का रेजोनेंस फेवर कर देगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ फिनाइल लगा हुआ है, ये फेवर कर देगा। ठीक है जी। और यहाँ आपके पास फिर एक ऐसा ग्रुप जुड़ गया जो कि एक स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बना सकता, तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स कैटायनिक पॉलीमराइजेशन
increases as the stability of intermediate carbocation increases. Since the stability of intermediate कार्बोक्टाइन इज इंक्रीजेस इन दिस ऑर्डर, तो मैंने आपको सारा ऊपर स्ट्रक्चर से बता दिया था कि कहां कहां आपको फेवर मिल सकता है। जब बेंजीन रिंग जुड़ी है वहां सबसे ज्यादा फेवर मिलेगा। ठीक है जी। फिर मिथाइल जुड़ा हुआ है, वहां फेवर मिल जाएगा। उसके बाद मुझे क्लोरो जुड़ा हुआ है, वहां हल्का फुल्का पॉजिटिव का भी मुझे फेवर मिल सकता है। और जहां आपने एग्जैक्टली जोड़ ही ऐसे ग्रुप दिए हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ 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 कर रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CO, और यहां आपके पास है COOCH3, ये विड्रॉ करेंगे और ये फिर हमारे पास चौथे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में इस क्वेश्चन को लेकर टारगेट रहना चाहिए कि जो जितना स्टेबल कार्बोक्टाइन बना देगा उतना रिएक्शन के लिए, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए उतना बेस्ट माना जाएगा। तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन की बात कर लें। इन एनायनिक पॉलीमराइजेशन, इन द एनायनिक पॉलीमराइजेशन द इनिशिएटर एक न्यूक्लियोफाइल होएगा, और वहां कौन था? इलेक्ट्रोफाइल था, जो एल्कीन से रिएक्ट करके प्रोपेगेटिंग साइट एक एनायन बनाएगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन एन एल्कीन इज नॉट एन इजी रिएक्शन, वो तो हमें भी पता है, क्योंकि CH डबल बॉन्ड CH2 इस पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई क्लाउड है, और पाई क्लाउड पे किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक एक इजी टास्क नहीं है। ठीक है जी। चलो जी। द इनिशिएटर टू बी मस्ट यूज्ड मस्ट बी एन वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। जैसे पोटेशियमाइड का होएगा, ये इनिशिएटर के फॉर्म में लिख सकते हैं आप। लिथियमाइड होएगा, एक इनिशिएटर के फॉर्म में लिख सकते हैं आप। लिथियम ब्यूटाइल हो गया आपके पास, इनिशिएटर लिख सकते हैं आप। ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, द एल्कीन मॉलिक्यूल मस्ट आल्सो कंटेन एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इससे और ज्यादा फेवर मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनायनिक पॉलीमराइजेशन करवाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको फेवर करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको फेवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, द एल्कीन मॉलिक्यूल मस्ट आल्सो कंटेन एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिससे कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो कि इंटरमीडिएट बनेगा वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो चेन इनिशिएशन में NH2 गया, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? मान लो ये नाइट्रो ग्रुप है, पुल कर रहे हैं। मान लीजिए नाइट्रो ग्रुप है, मान लीजिए साइनो ग्रुप है। ठीक है जी। मान लीजिए COR, जिसको पीछे चौथे नंबर पे रखा था, ये ग्रुप है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहे हैं। तो विड्रॉ करने से नेगेटिव या प्लस, तो NH2 प्लस को ज्वाइन कर गया, ये वाला NH2 इस प्लस को ज्वाइन कर गया। ठीक है जी। NH2 प्लस को ज्वाइन कर गया, उससे एक एनायन बन गया। लो जी। अब चेन का प्रोपेगेशन एनायन फर्दर फॉर्म्स एनायन, ये देखिए ना, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ओके, ये फर्दर अटैक किया, वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो चेन कॉन्टिन्यूअस चलते 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 एक बड़ा कार्बन आयन बनता चला जाएगा। विद चेन प्रोपेगेटिंग, कार्बन आयन का साइज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अब टर्मिनेशन के लिए आपके पास क्या है? वो क्या करे? अपना एक प्रोटॉन लूज कर दे। ठीक है ना। तो आपने पीछे स्पीसीज देखी थी। ओके, तो यहां से उसने अपना एक प्रोटॉन या तो एक्सेप्ट करे, लेकिन मुझे एक्सेप्टिंग टेंडेंसी थोड़ा सा ज्यादा विश्वास हो रहा है क्योंकि नेगेटिव है, और यहां एक प्रोटॉन अटैक करके, अटैक को प्रोटॉन होकर रिएक्शन की एंडिंग कर दी जाए। पीछे निकला था। अगर आप कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हो ना, ये देखिए, जब आप कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की एंडिंग कर रहे थे, चेन प्रोपेगेशन चेन टर्मिनेशन, ये प्रोटॉन निकाला हमने, यहां रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होकर इसका प्लस खत्म कर दिया, और अगली बार में प्रोटॉन का अटैक करवाकर उसका माइनस खत्म कर दो। ठीक है जी। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड इंटरमीडिएट, मोर फिसाइल इज एनायनिक पॉलीमरेशन, जैसा मैंने आपको बताया। एल्कीन्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि साइनो हो गया। ठीक है जी। और ये आपके पास एस्टर ग्रुप हो गया। ये आपका वैसे तो बेंजीन रिंग कार्बोकेटाइन कार्बोनेन दोनों को रेजोनेंस के थ्रू क्या करती है? फेवर करती है।
कैन बी पॉलीमराइज्ड अंडर एनी कंडीशन, ऑल दो, वो तो मैं आपको बार बार बोलता रहा हूं, सबसे कॉमन सबसे इजी कौन है? फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, सबसे इजी है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। एक इंटरेस्टिंग सी बात है जिसको आप क्रेजी ग्लू बोलते हैं, ठीक है जी, क्रेजी ग्लू और सुपर ग्लू, ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन का ही एग्जांपल है, ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन का ही एग्जांपल है, ठीक है जी। करना क्या है, सी पर हमारे पास सी पर एक साइनो ग्रुप लगा हुआ है, एक COCH3 ग्रुप लगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ओके। इट क्विकली अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, इसमें फास्ट पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, तभी तो इसको सुपर ग्लू विद इन फ्यू सेकंड ये काम करने वाली है। इट क्विकली अंडरगो polymerization even in presence of basic impurities such as metal oxide present on the surface of ordinary glass to give super glue और crazy glue। टेंसाइल स्ट्रेंथ बड़ी जबरदस्त है इसलिए इसको सुपर ग्लू बोला गया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी जबरदस्त है इसलिए इसको सुपर ग्लू बोला गया है। ये देखिए आप, ये बेसिक मीडियम हुआ, अगर बेसिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है तो, ठीक है जी। ये मैंने आपके सामने बनाई था दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला, तो जब एक बेस अटैक और ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर करके पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस जाकर OH अटैक करेगा, फिर इसका इनफाइनाइट टाइम्स रिपीटेशन 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 होकर सुपर ग्लू या क्रेजी ग्लू, एक फेविक्विक आता है ना आपके पास जिसका कॉम्पोजिशन उस पर लिखा नहीं रहता, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स, तो भाई ये तो सबसे लास्ट में जाना ही जाना है, साइनो और फ्लोरो, तो साइनो जब से जबरदस्त है ये ऑर्डर आ जाएगा आपके पास, साइनो फ्लोरो और ये आपके पास मिथाइल विथाइल लगे हुए थे। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ स्टेप की ग्रोथ होती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ चेन की ग्रोथ होती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर सिर्फ चेन की ग्रोथ होती है, क्लियर, और पानी निकलता रहता है स्टेप 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 स्टेप। दीज poly condensation reaction may result in the loss of some simple molecule, water, alcohol, etc. It lead to the formation of high molecular mass condensation polymer. In these reaction, the product of each step is again a bifunctional. चेक कर लें, ये मेरे पास एक हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन है, ये मेरे पास एक एडिपिक एसिड है जो कि बाइफंक्शनल है, चेक कर लें, बाइफंक्शनल बाइफंक्शनल, तो इसका नाम है हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन और ये है आपके पास एडिपिक एसिड। हुआ क्या, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ, यहां से H यहां से OH, यहां से OH उधर से H, तो इस एसिड पार्ट का OH रिमूव हुआ, तो जब अगला स्ट्रक्चर बना तो ये NH है, ये CH2 होल 6 है, ये फिर NH है, यहां आप देखें एक अमाइड बॉन्ड बन गया जिसको प्रोटीन्स में आपने पेप्टाइड बॉन्ड बोला हुआ था। लो जी, अब लाइनें सुनना, द प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप इज अगेन अ बाइफंक्शनल, चेक कर ले, ये लो जी, and the sequence of condensation goes on goes on goes on since each step produces distinct functionalized species and is independent of each other. This process also called step growth, step की growth होना, फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन और नाइलॉन डबल सिक्स, ये मैंने नाइलॉन डबल सिक्स आपको सिखा दिया है, अगर आप टेरिलीन सीखना चाहते हो तो आगे टेबल्स में मैं आपको सिखा दूंगा। ये एक स्टेप यहां देख सकते हैं आप लोग स्टेप ग्रोथ का, देखिए एक इथाइलीन ग्लाइकोल है, ठीक है जी, एक इथाइलीन ग्लाइकोल है और दूसरा टरथैलिक एसिड है। पैराफॉर्म में अगर आपके पास थैलिक एसिड हो तो टरथैलिक एसिड, तो हुआ क्या, यहां से एसिड ऑलवेज गिव्स OH एंड अल्कोहल गिव्स H, तो इस COO एक आपके पास एस्टर बॉन्ड आ गया, एस्टर बॉन्ड आ गया, तभी तो इसको पॉलिस्टर भी बोलते हैं आप, तभी तो आप इसको पॉलिस्टर भी बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड का रिपीटिशन, डेक्रोन भी बोलते हैं, टेरिलिन भी बोलते हैं।
सिमिलरली पोलियमाइड्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, जिसका नाम नाइलॉन 66 है। तो इसको कोपोलीमर बोलेंगे दोनों को, और इसके अलावा दोनों को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर भी बोलेंगे। ये देखिए एग्जांपल नाइलॉन 66 का आ गया, इट इज कोपोलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है जी। क्या न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड स्टार्च भी कंसीडर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर? बिल्कुल यस है इसका आंसर। इस छोटे छोटे मॉलिक्यूल इन सब में निकलते हैं। फिर नेचुरल रबर की बात हो रही है। नेचुरल रबर बना कैसे, वैसे पीछे मैंने आपको बता ही दिया था कि नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन ये सब कैसे हो रहा है। फिर भी हम इसको रीड कर लेते हैं, देन बायोडिग्रेडेबल पे हम लोग आ जाएंगे। तो एक बार वल्कनाइजेशन ऑफ रबर की तरफ बढ़ा जाए। लो जी, नेचुरल रबर, पहली बात, पीछे भी मैं आपको बार बार बता रहा था क्लासिफिकेशन में, ये भाई साहब एक इलास्टोमर है, ठीक होगी बात। दूसरी बात, कहां से मिल रहे हैं? कोलोइडल चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको, एक हेविया नाम का ट्री है, उसकी बार्क से मिलते हैं। फिर ये कोलोइडल रबर है क्या? एक कोलोइडल डिस्पर्शन है, कहां पर? रबर का, किसके अंदर? पानी के अंदर। लेकिन एक रबर की प्रॉब्लम है, एक तो ये सॉफ्ट है, एक चिपकता ज्यादा है, चिपकता ज्यादा है। तो इस प्रॉपर्टी को हमें सुधारने के लिए कुछ इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो उसको वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर बोलते हैं, उसको वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर बोलते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चरल पार्ट की तरफ मेरा ध्यान जाए तो ये भाई साहब सिस पोली आइसोप्रीन है। तो इसका मोनोमर जैसा मैंने आपको बताया था वो 1,3 ब्यूटाडाइन के सेकंड नंबर पे 2 मिथाइल लगा है। 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन से मिलकर बनाइए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसका पॉलीमराइजेशन करवाते चले जाएं, पॉलीमराइजेशन, तो आप जब इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे ना तो कहीं ना कहीं 1,4 एडिशन करवाते हुए, कहीं ना कहीं 1,4 एडिशन करवाते हुए आपके पास ये डबल बॉन्ड है, यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो यूनिट बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है जी। अब इस रेफरेंस में, अब इस सी डबल बॉन्ड सी के रेफरेंस में अगर इन दोनों मिथाइल की लोकेशन, मिथाइलिन की लोकेशन अगर सेम साइड करूं, सेम साइड करूं, जैसे कि ये देखना भी आप, सेम साइड करूं, ठीक है, सेम साइड करूं, तो ये मेरे पास सिस पोली आइसोप्रीन बन जाएगा, सिस पोली आइसोप्रीन बन जाएगा, जिसको मैं नेचुरल रबर बोलता हूं। अगर ये अपोजिट चला जाए, अगर ये अपोजिट चला जाए तो फिर हम इसको गट्टा पर्चा बोलते हैं, जो कि डेंटिस्ट्री में यूज होता है। ये दांतों की फिलिंग करने में काम आता है जब आप आरसीटी वगैरह कराते हैं ना। द चेन्स which are coiled held by weak van der Waals interactions and can be stressed like a spring which comes back to coiled structure when force are removed. Okay. अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे पास नेचुरल रबर है, अगर मेरे पास नेचुरल रबर है, टेम्परेचर अगर 335 केल्विन से अबो चला जाए तो ये भाई साहब सॉफ्ट हो जाएंगे, और अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 83 केल्विन के पास चला जाए तो ये भाई साहब हार्ड और ब्रिटल हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमने इसका वल्कनाइजेशन करवाया है।
इसके अंदर पानी की एड्जॉर्प्शन पावर ज्यादा है, पानी को बहुत ज्यादा एड्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। ट्रक है, उसके टायर रबर के बने हुए हैं और वो आपने वल्कनाइजेशन कराना भूल गए। तो जब आप रेनी सीजन में ट्रक चला रहे होंगे या जाता हुआ देख रहे होंगे, तो मान लीजिए आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते उसकी रिम बचेगी सिर्फ, उसके टायर तो घुल जाने। तो ये तो छुटकारा पाने का तरीका क्या है? तो इसका वल्कनाइजेशन करवाया जाए। इट इज सोल्यूबल, वो तो होना ही है ना, क्योंकि टोटली तो कार्बन हाइड्रोजन पड़े हुए हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पे अटैक आराम से कर पाएंगे, नॉन रेजिस्टेंस आराम से अटैक कर पाएंगे। अब क्या करें भाई? तो ये मैंने आपको बता दिया था, सिंथेटिक रबर इज द गट्टा पर्चा इज ट्रांसपोलियाइसोप्रीन एंड इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन। वो मैंने आपको ट्रांसफॉर्म आप बता दी है। दो एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, दो एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, तो ट्रांसपोलियाइसोप्रीन क्या बन जाएगा? गट्टा पर्चा बन जाएगा। ठीक ठीक है जी, गुट्टा पर्चा। वल्कनाइजेशन के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे आपको लिखकर देना है पोली आइसोप्रीन की 2 यूनिट्स। अब इसके दो तरीके, इसके वल्कनाइजेशन के दो तरीके, इसके वल्कनाइजेशन के दो तरीके। मेथड 1, डबल बॉन्ड क्लीवेज। मेथड 2, हाइड्रोजन रिमूवल। ठीक है जी। तो CH2 मिथाइल, डबल बॉन्ड गया, डबल बॉन्ड जाते ही वैलेंसीज फ्री हो गई। तो उन जगहों पे आप सल्फर सल्फर की क्रॉस लिंकिंग करवा सकते हैं, जिससे एक लेयर दूसरी लेयर पे कभी भी स्लिप नहीं करेगी। द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन इन द हार्डनिंग ऑफ नेचुरल रबर टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टीज बाय हीटिंग इट विद सल्फर। सल्फर के साथ इसको हीट करें। सुटेबल एडिटिव 100 डिग्री से लेकर अप्रोक्सीमेट 140 डिग्री तक आप टेम्परेचर लेकर ये काम कर सकते हैं, 140 अप्रोक्सीमेट। एंड इट कैन ऑल्सो बी डन बाय डिपिंग क्रूड नेचुरल रबर इन अ सॉल्यूशन ऑफ, इसमें या तो आप सल्फर के अंदर डिप कर दें या H2Cl2 में डिप कर दें और सोलवेंट कार्बन डाई सल्फाइड ले लें। ठीक है जी। ZNO वगैरह ऐसे कैटलिस्ट डाल सकते हैं, जिससे कि रेट बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो कैटलिस्ट की बात करूं तो ZNO हो सकता है। एडिटिव लाइक ZNO आर यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ वल्कनाइजेशन। मेथड 2 में क्या करेंगे आप? इसके अंदर आपने डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करवाया, इसके अंदर आपने डबल बॉन्ड पे अटैक, हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन निकले। ठीक है जी। अब आप चेक करना, ये गया, ये गया, और यहां सल्फर सल्फर का लिंक आ गया, ये सल्फर सल्फर का लिंक आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि जहां आपके पास सल्फर सल्फर का लिंक मोनोसल्फाइड है, वह डाइसल्फाइड भी हो सकता है। इसी को आपने वल्कनाइजेशन बोला हुआ है। ये देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ वल्कनाइज्ड रबर इंस्टेड ऑफ सल्फर ब्रिजेस, सल्फर डाइसल्फाइड ब्रिजेस में आल्सो बी शोन। Vulcanization leads to formation of sulfur cross link or bridges between chain which prevents the slipping of chain over one another. This removes the stickiness of the rubber and makes it hard and stiff. जिसको hard and stiff बनाने में काम आ रही है। Why does this polyisoprene possess the elastic property? क्योंकि इसका वल्कनाइजेशन तो आपने कराया नहीं है। The various chains are held together by weak van der Waal attraction forces only. Because the cis double bond do not allow the polymer chain to come close for effective interaction, and thus it has a randomly coiled structure. इसलिए इसको इलास्टिक सबसे घटिया वाली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की कैटेगरी में डाला गया है। तो यहां हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स शुरू हो रहे हैं, यहां हमारे
बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर शुरू हो रहे हैं, तब तक आप इसका कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। ये जो पॉलीमर चैप्टर है इसके अंदर जो फर्दर हमारा टारगेट है वो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर जो बैक्टीरिया से या फिर जो नेचुरल बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैं, सिस्टम्स हैं, उनसे वो डिग्रेड हो जाए और पोल्यूशन ना करें। ठीक है जी। लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर्स आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो पड़े रहेंगे 500 साल, हजार साल तक, और वो पोल्यूशन करेंगे। एंड आर दस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉलीमेरिक सॉलिड वेस्ट मटेरियल। These solid waste cause the acute environmental problems and remain ungraded, undegraded for quite a long time. क्या करें भैया अब इसका? In this biological system, some polymer decomposes or hydrolyzes in the presence of different enzymes. Clear? This means they are biodegradable. These polymers contain functional groups similar to functional group present in the biopolymer. Biopolymer जो पीछे हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े थे. Now, efforts on the synthesizes polymers with characteristic similarities to the biopolymer. These are called synthetic biopolymer and are biodegradable. Mean है बनाने का तरीका सेम है बट बायोटिकली ये डिग्रेड हो जाएंगे। चलो जी, PHBV इसका सबसे बढ़िया और पहला एग्जांपल है। P पोली H हाइड्रोक्सी B ब्यूटरेट V वेलेरेट। पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वेलेरेट, ठीक है जी। इट इज अ कोपोलीमर, जैसे कि हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वेलेरेट से पता चल रहा है। तो एक काम करें, सबसे पहले ब्यूटेनोइक एसिड लिखते हैं, फिर आप पेंटेनोइक एसिड लिख दें। ठीक है जी। अब ब्यूटेनोइक पेंटेनोइक लिखने के बाद ये जो है आपके पास, इसका पड़ोसी अल्फा है, ये अल्फा आ रहा है। अब जो नेक्स्ट है वो बीटा है, ये बीटा, ये बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी बोला उन्होंने, तो एक H यहां से हटाया जाएगा, हटा दिया जी। यहां से H हटाया जाएगा, इस जगह पर OH बीटा हाइड्रोक्सी, ये बीटा हाइड्रोक्सी। ये आपके पास ब्यूटरेट बन गया, नीचे वाला वेलेरेट बन गया, पेंटेनोइक दैट मीन। तो आईपेक में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, ये 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब यहाँ एस्टर बॉन्ड बनने वाला है, होएगा क्या उसको भी आप समझ लें। तो इसका COOH और इसका OH, ये दोनों के दोनों कंबाइन। अब लिखने का तरीका हम वैसा कर देते हैं, जैसे इसका OH इस साइड में लिखा गया, ये वाला, ये CH है, इस पर मिथाइल लिखा गया, इस पर CH2 COOH है। अब सेम तरीके से यहाँ OH लिख दिया गया, ये CH पर है, इसके नीचे ये इथाइल ग्रुप लटका हुआ है, इसके पड़ोस में CH2 और ये COOH है। बस काम आसान। अब आप एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं, एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं, तो जो स्ट्रक्चर आपके पास जनरेट हो जाएगा, O कॉपी पेस्ट, CH कॉपी पेस्ट, मिथाइल CH2 COO, इसको कौन सा बॉन्ड बोल रहे हैं आप? इट इज एस्टर बॉन्ड। ठीक होगी बात। फिर CH इथाइल आ गया, CH2CO, तो कुल मिलाकर PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वेलेरेट आपके पास बन गया है। एस्टर लिंकेज इसके अंदर है। PHBV undergoes bacterial degradation in the environment. तो यूजेस ऑफ PHBV, स्पेशलिटी पैकेजिंग, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, कंट्रोल रिलीज ऑफ द ड्रग्स। अब देखा होगा, जैसे कोई मेडिसिन आ रही है तो उस टेबलेट के आगे हाइफन लगाकर लिखा रहता है CR, कंट्रोल रिलीज्ड। ठीक है जी। क्या होता है जी, ड्रग लोड कर दी गई है PHBV के अंदर, तो एज अ सरफेस ऑफ पार्टिकल इरोड्स डिग्रेड्स द ड्रग इज स्लोली रिलीजेस। जिसको सारा दिन, ऐसा पेशेंट जिसको सारा दिन एक पर्टिकुलर मेडिसिन की केमिकल के फॉर्म में नीड होगी, ठीक है जी, तो धीरे धीरे वहां से उसको कंट्रोल रिलीज होकर मिलती रहेगी। द मेडिसिन ड्रग टेकन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट ailments are taken orally in form of suspensions, tablets or capsules to have maximum effect of the medicine at the desired site in the body. Capsules are used. Earlier these capsules were made up of the starch, जो कैप्सूल का कवर होता है,
which used to get hydrolyzed partly in the mouth and largely almost immediately in the stomach, almost. But these days, the capsules are made up of some biodegradable polymer, which slowly gets hydrolyzed to have the effect of the drug for longer period. ये देखिए आप, पॉलीमर है PHBV, ड्रग लोड कर दी गई है, टाइम जीरो है, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये धीरे धीरे डिग्रेड होता जाएगा और आपका जो मेडिसिन है वहां से रिलीज होती रहेगी। PHBV is used for making capsules and this polymer contain ester bond, पीछे दिखा दिया, which are hydrolyzed slowly by the acid present in the stomach and thus produces the desired therapeutical effect slowly. The hydrolysis products are the monomer which are oxidized in the blood to CO2 and water. ठीक है जी, वो बायोडिग्रेडेबल तो हो ही गया। अब है नायलॉन 2N6। नायलॉन 2 आपके पास ग्लाइसिन से बनता है, 2 कार्बन है इसके अंदर और NH2 है, और 6 मतलब आप यूज करेंगे अमाइनो कैप्रोइक एसिड। ये लीजिए, ये भी लाइक आपके अमाइनो एसिड जैसा ही है, 6 कार्बन इसमें, 2 कार्बन इसमें, ये 2 कार्बन आप देख सकते हैं, 6 कार्बन आप देख सकते हैं। जब ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की तरफ आए तो H इसका गया, OH इसका गया, OH इसका गया, H इसका गया, तो अमाइड बॉन्ड बन गया है, अमाइड बॉन्ड बन गया है। ठीक है जी, तो इसका रिपीटेशन करवाते चले जाएं, NHCH2CO NHCH2 होल 5CO, और वोटर निकल गए इसमें, 2N-1 वोटर बाहर हो गया। तो इसको नायलॉन 2 नायलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल है। इट इज एन ऑल्टरनेटिंग कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड। अब नाम से पता चल रहा है, तो इस पॉलीग्लाइकोलिक एसिड को पॉलीमर ऑफ द पॉलीलैक्टिक एसिड को आप एक नाम और दे रहे हो, वो है डेक्स्ट्रोन। ठीक है जी, दिस वाज फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पॉलिएस्टर यूज्ड एज सूचर्स। सूचर्स वो जो स्टिचिंग में काम आते हैं, फॉर स्टिचिंग ऑफ वुंड्स आफ्टर ऑपरेशन। दिस पॉलीमर गेट्स डिग्रेडेड विद इन द बॉडी इन अबाउट वीक टाइम, एक वीक के अंदर अंदर ये डिग्रेड हो जाएगा। अब देखिए, अब ग्लाइकोलिक एसिड में आपने 2 कार्बन और यहाँ OH रखा है, यहाँ उसी कार्बन पे मिथाइल और OH सेम रखा है, तो यूं मान के चलें ग्लाइकोलिक का मिथाइल डेरिवेटिव हो गया, तो CH2 CH2 COOH OH, यहां भी OH है और यहां COOH है। अब क्या करें जी, बड़ा आसान तरीका है, आप इस हाइड्रोजन को हटाएं और मिथाइल लगा दें, फिर वही आपने एस्टर बॉन्ड बनाना है। इस OH को इस H के साथ लेकर जाएंगे, इस OH को फर्दर H के साथ लेकर जाएंगे, तो पॉलीग्लाइकोलिक पॉलीलैक्टिक एसिड बन जाएगा, जो कि एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ये नायलॉन सूचर्स हैं जो बॉडी पे इसके निशान, इसके मार्क्स दिख जाते थे, बायोडिग्रेडेबल सूचर में ऐसा नहीं होता है। अब सम कमर्शियल इंपोर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर पॉलीओलिफिन्स, जैसा कि आपको बताया गया था, पहले नंबर पे हम पॉलीमर का नाम लेंगे, फिर मोनोमर कौन है उसका, इसका प्रिपरेशन कैसे होएगा, एप्लीकेशंस है। ठीक है जी, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, ये ब्रांज्ड टाइप का हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर पॉलीमराइजेशन में आ रहा था, पॉलीमर है ये ब्रांज्ड टाइप का। तो इथीन 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 का पॉलीमराइजेशन करवाए जा रहे हैं, टेम्परेचर भी अच्छा खासा चाहिए, प्रेशर देखिए जबरदस्त प्रेशर है, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन लेकर चले या पेरोक्साइड लेकर चले तो ये फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। मेन बात है इसकी ब्रांच बन गई, ये वाली ब्रांच स्ट्रक्चर है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। पैकेजिंग मटेरियल, insulation of electric wire and cables, manufacture of squeeze bottles, toys and flexible pipes. LDP is chemically inert and tough but flexible and a poor conductor of electricity. ठीक है जी, पैकेजिंग मटेरियल पहली बात, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्वीज बोटल्स, टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स। एलडीपी इज केमिकली इनर्ट, ये तो वैसे जनरली जितने भी पॉलीमर है वो तो केमिकली इनर्ट ही होते हैं, एंड टफ बट फ्लेक्सिबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसी ब्रांच को
आप एक लीनियर पॉलीमर में बदलना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं एक हार्ड पॉलीथीन, तो वो आपके पास है। मोनोमर तो सेम है, बट एक बड़ा जबरदस्त इसमें कैटलिस्ट आया है जिसे आप जीगलर नाटा कैटलिस्ट बोल रहे हो। जीगलर नटा कैटलिस्ट, जीगलर नटा कैटलिस्ट, जीगलर नटा कैटलिस्ट। ये क्या है जी? ये ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस स्कैंडियम टाइटेनियम 22 नंबर वाला TiCl4 है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, पेपर का क्वेश्चन बनता है व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन और कॉम्पोजिशन ऑफ द जीगलर नटा कैटलिस्ट। लेकिन इसने जो प्रेशर था ना, वो कितना जबरदस्त तरीके से डाउन ले आया, और जो तुम्हारी पॉलीथीन थी अब वो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी, ब्रांच से अनब्रांच मतलब लीनियर हो गई है। इसके कंटेनर्स, पाइप्स, बोटल्स, टॉयज, हाउसवेयर, बकेट, डस्टबिन्स, HDP consist of linear molecule closely packed. It is also chemically inert and more tough and hard. जबकि LDPE जो लो डेंसिटी थी वो टफ की जगह पर थोड़ी फ्लेक्सिबल थी। पोलिस्टाइरीन स्टायरोन की बात कर लें, ये आपके पास विनाइल बेंजीन है। इसके N मोलिक्यूल्स का पोलीमेराइजेशन हुआ, दोनों साइड से चेन खुल गई, ये N हो गया। ठीक है जी, पोलिस्टाइरीन और स्टाइरीन हो गया। तो पोलिस्टाइरीन स्टाइरीन स्टाइरीन ये बना हुआ है, ये पेरोक्साइड हो गया, ये KNH2 हो गया। बेबी फीडिंग बोतल, ये इसका एक इंपॉर्टेंट टास्क है बेबी फीडिंग बोतल का। ठीक है जी, पॉलीप्रोपाइलीन कुछ नहीं करना, बस आपको यहां आपने मिथाइल लगाना है बस। उसके बाद इसको n टाइम्स रिपीट कर देना है। उसके बाद इसको n टाइम्स आपने रिपीट कर देना है। पैकेजिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड फूड, बैग लाइनर्स, हीट श्रिंकेज रैप्स, कारपेट फाइबर्स, रोप्स, टॉयज, पाइप्स एटसेट्रा। मेन बेबी फीडिंग बोतल को आप पॉलीस्टाइरीन में जरूर याद रखें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हमारे पोली ओलिफिन्स हो गए, पोली ओलिफिन एडिशनल पॉलीमराइजेशन के ये एग्जांपल थे, एडिशनल पॉलीमराइजेशन के। नेक्स्ट हमारे टारगेट पे आ रहे हैं पोली हेलोफिन्स, पोली हेलोफिन्स। ठीक है जी, तो इसके अंदर पहला आपके पास है PTFE। जो आप अपनी किचन में जाएं तो आपको वहां नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपके घर में अपनी मम्मी, आपकी सिस्टर या आपकी दादी तड़का लगाते हैं ना, उसके अंदर, या फिर कुछ ऐसा बनाना जिसमें आपका खाना जले नहीं, तो उसकी जो नॉन स्टिकी लेयर है, कोटिंग ऑफ नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स, ऑयल सील्स और गैस्केट्स। तो टेफलॉन में आप CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका जब पॉलीमराइजेशन करवा दोगे ना, तो होएगा क्या, वही सेम हरकत, बॉन्ड ब्रेक होएगा, वहां फ्लोरो 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 लगेगा, यहाँ N आ जाएगा। ओके, तो टेफ्लोन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, टेफ्लोन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन या इथाइलीन बन जाएगा। और इसको अब आप चाहें तो केटाइनिक, एनाइनिक, जनरली एनाइनिक और फ्री रेडिकल के तरीके से आप इसको बनाएं, मतलब इसको प्रिपेयर करें। PVC आपका फेवरेट है, इथीन पर क्लोरो लगाकर। ठीक है जी, पाइप्स आपके घरों में होगा, प्लास्टिक टॉयज, रेनकोट बनना मेन तो, ठीक है जी, जिसको अंडरलाइन किया जा सकता है रेनकोट। इसके अलावा कर्टेन क्लोथ, विनाइल फ्लोरिंग आजकल बहुत अच्छा चलते हैं ये, वायर्स हो गए, केबल, अदर इलेक्ट्रिकल गुड्स, आर्टिफिशियल लेदर एटसेट्रा। तो जैसे आप इसके आगे जाएंगे तो आपको पोलीडाइंस मिलेंगी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक तो पोली जो ब्यूना N और ब्यूना S है, तो इसमें आपको करना क्या है जी, जो ब्यूटाडाइइन है उसको दो अलग अलग सब्सटेंसेस, जैसे एक विनाइल बेंजीन स्टाइरीन हो गया, तो इससे ब्यूना, आपके पास स्टाइरीन है तो S बनेगा, इसको SBR बबलगम बनती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर। और जब आप इसको अक्राइल नाइट्राइल के साथ हीट करते हैं तो बनता है ब्यूना N, अक्राइल नाइट्राइल। जोड़ने का तरीका वही है, 1,4 एडिशन करके आप इसको जोड़ेंगे,
1,4 एडिशन करके आप इसको जोड़ेंगे। तो ब्यूनेस एसबीआर स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर है, ये ब्यूटाडाइन आ गया आपके पास, ये स्टाइरिन आ गया आपके पास, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा, इसका 1 और 4 में ये देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन है और ये स्टाइरिन जुड़ा हुआ है। सिमिलरली ये 1,3 ब्यूटाडाइन है और ये आपके पास एक्राइलोनाइट्राइल जुड़ा हुआ है। ये ऑटोमोबाइल्स के टायर, शूज के सोल्स बनाने में, वाटरप्रूफ शूज बनाने में, अदर रबर प्रोडक्ट्स बनाने में, बबल गम मैंने आपको बताया ही था, इसका एक अच्छा यूज हो सकता है। इसके बाद जो ब्यूना एन है, इसमें गैस्केट्स हो गए और स्टोरेज टैंक्स हो गए, केमिकल रेजिस्टेंट ऑल्सो, क्लियर है, और इट इज रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ पेट्रोल ऑल्सो, ऑर्गेनिक सोलवेंट के लिए और लुब्रिकेटिंग ऑयल एटसेट्रा के लिए इसको ब्यूनाइन को यूज कर रहे हैं हम लोग। नियोप्रीन रबर मैंने आपको बताया था कि 1,3 ब्यूटाडाइन के नंबर 2 पे आप क्लोरो लगा दें, फिर इसका पॉलीमराइजेशन करवा दे 1,4 एडिशन करवाकर, तो जो बनेगा वो आर्टिफिशियल रबर नियोप्रीन बनेगा। गटा पर्चा पे आपसे बात हो चुकी है कि ये ट्रांस पोली आइसोप्रीन है, इसका यूज बड़ा खतरनाक है, क्लियर है। और इसके अलावा जो आपके घरों में स्टॉपर वगैरह बनते हैं वो नियोप्रीन रबर के बनते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है पीएमएमए। बात तो इसके बारे में भी आपसे हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार नजर मार लें कि ये एक विनाइल हुआ, फिर ये इसके फर्दर 3 बॉन्ड खुला रखे तो अक्राइल हुआ, उस पर अगर आप मिथाइल जोड़ दें तो ये मिथाइल ACRYLATE मिथाइल एक्राइलेट हो गया। और मिथाइल एक्राइलेट का अगर मैं ये वाला H हटाकर यहां मिथाइल लगा दूं तो ये एक्चुअली हो गया मिथाइल, और जो एस्टर के बाद इस जगह पर सेकेंड लोकेशन पे मिथाइल आ गया, तो ये बन जाएगा मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट एमएमए, ये बन जाएगा एमएमए एमएमए। और जैसे ही इसका पॉलीमराइजेशन करवाओगे, थोड़ा देखना ध्यान से, ये बॉन्ड मैंने ओपन कर दिया, ये बॉन्ड मैंने ओपन कर दिया, इस पर क्या है COOH है, COOCH3 है, और इसी पर मिथाइल है। और देखें आप, बस इसी को एन टाइम्स आप पॉलीमराइज करते चले जाएं। अगर पॉली इथाइल एक्राइलेट बनाना है तो आपको इथाइल एक्राइलेट का पॉलीमराइजेशन करवाना पड़ेगा। और एक आपको याद होगा, इस पे मैंने स्पेशल आपसे कहा था एक्रिलेन ओरलोन, ये पॉली अक्राइलोनाइट्राइल है। पॉली अक्राइलोनाइट्राइल कैसे बनेगा जी, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल कैसे बनेगा जी, विनाइल साइनाइड जिसको आपने अक्राइल नाइट्राइल बोला हुआ है, इसी का पॉलीमराइजेशन मेन है, इसका नाम याद रखना, एक्रिलेन ओरलोन, एक्रिलेन ओरलोन। और जो आपका पीएमएमए है, इसको पर्सपेक्स प्लेक्सीग्लास ये नाम भी दिए गए, पर्सपेक्स प्लेक्सी ग्लास, खास बात लाइट शेड्स, साइन बोर्ड्स, एयरक्राफ्ट विंडोज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, प्लास्टिक ज्वेलरी, एक्सीलेंट लाइट ट्रांसमिशन प्रॉपर्टी की वजह से इसको यूज करते हैं जो एयरक्राफ्ट है उनकी विंडोज बनाने में। नायलॉन 66 के बारे में आपसे बात हो चुकी है ऑलरेडी, नायलॉन 610 और नायलॉन 6 के बारे में बात कर लेते हैं। एंड देन हमारे पास स्टेरिलीन, इसके बारे में बात आपसे हो चुकी है कि हम मिथाइल, ये डाइमिथाइल हो गया, ये थेलेट हो गया, इसका रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल से करवाएंगे, और इसी का दूसरा नाम डेक्रोन भी है। और एक पोलिस्टर है, ये आपको पता ही होगा, टेरिलीन भी बोलते हैं इसको। टेक्सटाइल फाइबर फॉर क्लोथिंग, कारपेट, शीट्स, कर्टेन्स, ब्लेंडिंग इन कॉटन, वुल फाइबर, ग्लास reinforcing material in the safety helmets, this fiber is crease resistant, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन कर लेना आप, क्रीज रेजिस्टेंट बनता है पोलिस्टर से, ठीक है। और उसी पोलिस्टर का अगर मैं जो पैराफोम है वो ना लेकर अगर ऑर्थोफोम विद इथाइलिन ग्लाइकोल ले लूं, अगर इसका ऑर्थोफोम विद इथाइलिन ग्लाइकोल ले लूं, तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लिप्टल, ग्लिप्टल, ग्लिप्टल। और ये पेंट और लेक्वर्स में काम आता है, पेंट्स वगैरह में, ग्लिप्टल, ग्लिप्टल, ठीक है जी।
देन आपका फिनोल फॉर्मेल्डेड रेजिन मतलब बेकेलाइट है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं। एक तो नायलॉन 6 से बनने वाले, नायलॉन 6 में क्या होएगा जी, ये एक मोनोमर जो होमोपोलीमराइजेशन, और यहाँ 5 तो 6 तो कार्बन हो गए, तो कहीं ना कहीं एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड है। ठीक है जी, 6 अमाइनो कैप्रोइक एसिड कह सकते हैं आप इसको। तो जब इसका पोलीमराइजेशन करवाएंगे तो ये NH CH2 होल 5 CO, ये n टाइम्स रिपीट होकर नायलॉन 6 बना लेगा। ये होमो कंडेंसेशन पॉलीमर है। हाँ, नायलॉन 6 बनाने में आपने यूज किया था एडिपिक एसिड। अब आप एडिपिक एसिड की जगह सिबेसियस ग्लैंड्स में मिलने वाला सिबेसिक एसिड यूज कर लेंगे 10 कार्बन का। और जो आपका हेक्सा मिथाइलिन डाइमाइन था वो कॉमन है, तो इससे आप कंडेंसेशन को पॉलीमर बना लेंगे नायलॉन 610। ठीक है जी, पैराशूट्स वाला नाम याद रखेंगे आप, जो कि एक इंपॉर्टेंट टास्क हो सकता है। नायलॉन 610 से बनता है। हाइट, कार्बन की हाइट हुई, कार्बन ज्यादा हुए तो हाइट से नीचे आने वाला कौन हो गया, पैराशूट। ऐसे याद करके आप काम बना सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब चैप्टर के एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। वो आपके पास है कि मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और इससे पहले फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है जी, देखें फिनोल, ये लो जी, रिएक्शन किससे करवाई, फॉर्मेल्डिहाइड से। एसिडिक मीडियम हो बेसिक मीडियम हो, इसको लेड्रर रिएक्शन बोलते हैं, लेड्रर रिएक्शन। और आपको पता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो इसकी ऑर्थो एंड पैरा लोकेशंस पे CH2OH ऑर्थो हाइड्रोक्सी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो वाले का पॉलीमेराइजेशन करवाऊं तो मेरे पास नोवोलेक, नैरोलेक का नाम सुना होगा, तो पेंट का कॉम्पोजिशन बनता है नोवोलेक। हाँ, अगर मैं इन दोनों को यूज कर लूं, अगर मैं इन दोनों को यूज कर लूं, कोपोलीमर, ये तो था होमो, ओनली ऑर्थोफॉर्म यूज हुआ। अगर दोनों को यूज करूं तो फिर मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड लियो बैकलैंड ने जिसको डिस्कवर किया था, बैकलेट बनता है, जो क्रॉस लिंक पॉलीमर है, जो क्रॉस लिंक पॉलीमर के साथ साथ में जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। देखना चाहेंगे आप तो देखिए, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली मेरे पास ये OH हुआ यहाँ का, ये CH2 ऑर्थो वाले का हुआ, दूसरे वाले का भी कहीं ना कहीं CH2। अब यहां भी CH2 अगर आ रहा है तो ये सेकेंड लेयर में उसकी पैराफॉर्म यूज हुई है, यहाँ ऑर्थोफॉर्म, ये नीचे पैराफॉर्म यूज हो गई है। ये देखिए आप, इसको देखकर आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका H और इसका OH हाइपोथेटिकली बनाना चाहते हैं तो कभी यहाँ OH रहा होगा, हाइपोथेटिकली बनाना चाहते तो यहाँ OH रहा होगा, तो H OH जाते गए, ऐसे क्रॉस लिंक पॉलीमर बन गया जिसका नाम है बेकेलाइट। और ये एक्सेलेंट एडेसिव है, एक मोल्डिंग रेजिन है, एक वार्निश रेजिन, और एज ए बाइंडिंग एजेंट फॉर कॉम्स एंड फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, कंप्यूटर डिस्क वगैरह भी इसकी बनती है। ठीक है जी, अब देखिए आईटी में एक बार क्वेश्चन पूछा कि मेलामाइन में कितने लोन पेयर्स हैं। अब और क्वेश्चन तो क्या पूछते हो, तो इन नाइट्रोजन पे लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर है, यहाँ NH2 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 है, ये लो जी। तो कुल मिलाकर इस पर 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या बना देगा जी, जिसमें आप ऑब्जर्व करें एन 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 अपनी जगह सब सेफ है, NH2 सेफ है। यहां जो आपका NH है, यहां जो आपका NH है वो इसके साथ CH2OH बना रहा है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये जो CH2OH है अगले वाले के साथ उसका H लेकर जाएगा, तो अभी ये रेजिन इंटरमीडिएट बन गया। ये नॉन ब्रेकेबल प्लास्टिक क्रोकरी बनाने में काम आ रहा है, लैमिनेटेड शीट, आयन एक्सचेंज, रेजिन टू प्यूरिफाई द वाटर। अब थोड़ा सा आप सुने मेरी बात को,
जब आप हर एक NH2 के साथ ऐसा चीज करेंगे तो इसका OH सामने वाले का H देखे ना, कंटिन्यू कर लो, इसको एन टाइम रिपीट कर लो, इसका NH उसका OH NH OH NH OH ऐसे चलता जाएगा और एक अनब्रेकेबल नॉन ब्रेकेबल क्रोकरी बनाने वाला मेलामाइन फॉर्मेल्डेट रेजिन बन जाएगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर्स। इसका विनाइल क्लोराइड है, इसका टेट्राफ्लोरोइथीन है, इसका मिथाइल मेथ एक्राइलेट है। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी मेंशन्ड अगेंस्ट। ये भाई सब लीनियर पॉलीमर है, आपको बताया था। ये आपके पास 3D क्रॉस लिंक्ड है। ब्यूना एस में स्टाइरीन ब्यूटाडाइन है। टेरिलीन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं तो ये फाइबर था। और जो आपके पास ब्यूना एस है ये थोड़ा वीक है, ठीक है जी। टेरिलीन इज अ फाइबर विद स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और ये थोड़ा वीक है, तो ये इलास्टोमेर की कैटेगरी में जा रहा है। कौन? ब्यूना एस, ब्यूना एस, ठीक है जी। फिर कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। इसको देख के बच्चों को पता चल रहा होगा कि इसके अंदर आपने CH2CH2O का रिपीटिशन करवाया है, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं इसका मोनोमर इपोक्सी इथेन है और इसको देखकर तो कोई भी समझ जाएगा कि ये आपका नायलॉन 66 बना हुआ है, ठीक है जी। और इसके अंदर मुझे कहीं CONH बॉन्ड नहीं दिखा, तो एल्डिहाइड ग्रुप लेकर चला है वो इसका ना। तो हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड की जगह पर हेक्सेन 16 डाई अल। एक आपके पास केवलार है, obtained by condensation polymerization of टर थैलिक एसिड। टर का मतलब तो आमने सामने ही है, किसके साथ? विद 1,4 अमाइनो बेंजीन। दिस फाइबर ऑफ दिस पॉलीमर so strong and they are used to make the bullet proof waste केवलार से, ठीक है जी। नोमैक्स इज अ पोलियमाइड मेड बाय मेटा, ऑर्थोमेटा पैरा सारे थैलिक एसिड यूज हो रहे हैं एंड मेटाडाई अमाइनो। तो अगर हमने पैरा पैरा यूज कर ली तो केवलार बन गया और हमने मेटा मेटा यूज कर लिए तो नोमैक्स बन गया। फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है जी। इट इज यूज इन प्रोटेक्टिव क्लोथ्स फॉर फायर फाइटर्स, एस्ट्रोनॉट्स, रेसिंग कार ड्राइवर्स के लिए। लेक्सन है, ये पॉलीकार्बोनेट और पॉलिस्टर है। ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन ऑफ डाई इथाइल कार्बोनेट। कार्बोनेट आप जानते ही हैं, और आपको अगर याद आए हमने क्लोरोफॉर्म को सीखते हुए ये बनाया था डाइथाइल कार्बोनेट। एंड बिसफिनोल ए, बिसफिनोल ए, और इट इज unusually high impact strength and is used for a bulletproof vest windows and safety और क्रैश हेलमेट्स। इससे बनता है लेक्सन। तो बिस्फिनोल ए और डाइथाइल कार्बोनेट से बना लेक्सन, मेटामेटा से बना नोमैक्स और पैरा पैरा से बना केवलार। और केवलार में बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में, नोमैक्स फायर प्रूफ के लिए, और लेक्सन यूज हो रहा है पॉलीकार्बोनेट है और पॉलिस्टर है obtained by condensation of diethyl carbonate and bisphenol A and it has unusual हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ। जब भी हेलमेट वगैरह पहन के चलेंगे, मान लीजिए आप गिर जाए, सड़क से आपका सिर टकरा जाए तो हेलमेट बीच में होगा, तो हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ है इसके अंदर। तो अनयूजुअल हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इससे बिसफिनोल ए का स्ट्रक्चर ये आपके सामने पड़ा हुआ। तो लेक्सन इज अ पॉलीकार्बोनेट और अ पॉलिस्टर एंड इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ डाइथाइल कार्बोनेट विद क्या हो जाएगा आपके पास कि ये वाला एस्टर बॉन्ड मेंटेन रह जाएगा, ये वाला एस्टर बॉन्ड मेंटेन रह जाएगा, ठीक है जी। ये थोड़ा सा हम खिसका दें इसको, हाँ जी। और बुलेट प्रूफ विंडोज इन सेफ्टी और क्रैश हेलमेट्स बनाने में ये काम आता है। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो गया जिसको आप बार बार रिवाइज करें। इसका अगला जो मैं टारगेट लूंगा कुछ क्वेश्चंस के बारे में, एंड देन आफ्टर मैं टारगेट करूंगा अबाउट द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ ओनली नीट, एंड देन हम तैयारी करेंगे जेई के क्वेश्चंस की, ठीक है जी। तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय करें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।